हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, जो ये ब्रांड न्यू स्टोरी है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये एक ऐसे लड़के के बारे में है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट विजर्ड है, एक मेज है, पर दुनिया उसके बारे में कुछ जानती ही नहीं। पर अब समय आ चुका है कि वो अपनी जर्नी को चालू करे और किस तरीके से वो नए दोस्त बनाएगा और नई नई सिटीज के अंदर जाने के बाद उनके ट्रैप से किस तरीके से निकलेगा। तो चलिए देखते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। पर उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ ही वीडियो को हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो की शुरुआत एक छोटे से बच्चे से होती है, जो कि अपने हाथ में लकड़ी रखे हुए चिल्लाकर कहता है कि मैं एक मेज हूँ, लो मेरा जादू खाओ तुम मॉन्स्टर कहीं के। उसके सामने एक लड़की भी चिल्लाते हुए कहती है कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैं विजर्ड्स को खाती हूँ। तभी वो अपनी लकड़ी से उसके सिर पर मार देता है। बेचारी को लग जाती है और वो चिल्लाने लगती है कि सच में तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया। तो वो लड़का मुस्कुराते हुए कहता है कि मॉन्स्टर्स को तो विजर्ड से हारना ही था। तो वो कहती है अगर ऐसा है तो मैं भी एक विजर्ड हूँ। पर वो लड़का कहता है कि नहीं। वो कहती है कि नहीं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। और ऐसे ही बस वो लोग खेलने में लगे हुए थे। तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी आता है, जो कि कहता है कि बच्चे तुम तो सुबह से ही कुछ जोर से ज्यादा एनर्जेटिक लग रहे हो। वो लोग उसे देखकर कहते हैं कि ग्रैंडपा। साथ ही वो उससे पूछते हैं कि आखिर एक विजर्ड बनने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए। पर वो उन्हें बताता है कि ये कोई ऐसी चीज नहीं जो चाहकर भी तुम इस तरीके से बन जाओ, क्योंकि जो विजर्ड्स होते हैं वो ह्यूमैनिटी के एपेक्स होते हैं, क्योंकि वो लोग होते हैं जो कि सभी ह्यूमंस के ऊपर रूल करते हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट हायरार्की में, क्योंकि वो नोबल्स और नाइट उनके एंसेस्टर्स से उन्हें ये एबिलिटी इनहेरिट होती है जिससे वो मिस्टीरियस पावर्स को इस्तेमाल कर सके। इसलिए मुझे ये कहते हुए काफी बुरा लग रहा है, पर तुम दोनों चाहकर भी कोई विजर्ड नहीं बन सकते। उनके पीछे खड़ा हुआ लड़का उससे कहता है कि एल्डर, कम से कम आपको बच्चों से इस तरीके से तो नहीं कहना चाहिए। पर वो बताता है मैंने सुना है कि एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है। ये सुनकर वो बूढ़ा घबराते हुए कहता है कि ये चीज सच है। वो कहते हैं कि रॉब एंट्रेंस में पिछली रात उसे टकराया था। वो कहते हैं कि उसकी पूरी बॉडी पिच ब्लैक शेडो से कवर है और वो एक लेपर्ड जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर है जो कि घर जितना बड़ा है। पर वो बूढ़ा उन लोगों से कहता है कि पर तुम लोग चिंता मत करो, क्योंकि जो विलेज चीफ है वो सिटी गए हुए हैं एक विजर्ड की रिक्वेस्ट करने के लिए, और वो डेफिनेटली अपने साथ एक विजर्ड को लेकर आएंगे जिससे वो इस मॉन्स्टर को खत्म कर सके। ये सुनने के बाद एक लेडी कहती है कि सच में ये काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। और साथ ही वो उन बच्चों से कहते हैं तो तुम लोगों ने इस चीज के बारे में सुन लिया है ना, इसलिए अभी के लिए तुम लोग चाहकर भी जंगल के अंदर नहीं जा सकते। और इसके अलावा भी तुम लोगों को काफी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि एक विजर्ड के बिना किसी मॉन्स्टर को मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा हो सकता है। और वो आदमी उससे पूछता है कि गाँव में सब लोगों को इसके बारे में पता है। तो वो कहते हैं कि बिल्कुल। और वो पूछता है और आखिर उसका क्या। वो ग्रैंडपा कहते हैं कि कौन। तो वो बताता है कि शेफर्ड, जो कि उस पहाड़ी के ऊपर रहता है, और हमें पहाड़ी पर कुछ बकरियां दिखाई जाती हैं जिनके बीच में एक लड़का सोया हुआ था, और ये एक शेफर्ड है जिसका नाम टूरान है, और साथ ही हमारा एमसी भी। और वो बस लेटा हुआ आसमान की तरफ देख रहा था। वो कहता है कि सच में ये चीज कुछ जरूर से ज्यादा ही बोरिंग है, हर दिन एक जैसा ही शेड्यूल। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सच में मैं ये भूल जाऊंगा कि आखिर बात भी कैसे करते हैं। पर तभी उसे एक आवाज आती है, पैथेटिक ब्रेड। ये सुनकर उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो बूढ़ा आदमी उसके साइड में खड़ा हुआ कहता है कि सूरज अभी तक डूबने तक चालू नहीं किया और तुम यहाँ पर आलस करना चालू कर चुके हो। पर वो तो उससे कहता है कि हे, सामने से हट जाओ, तुम यहाँ पर सूरज की रोशनी को रोक रहे हो। वो कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। क्या तुम अभी तक उस हादसे को नहीं भूले हो जो कि पहले हुआ था। टूरान कहता है कि कौन सा हादसा, तुम्हारा मतलब क्या उससे है जब मेरी माँ मरी थी और तुमने इन शीप्स को शांति से शेफर्ड की प्रॉपर्टी के अंदर बनाने की कोशिश करी थी। ये सुनकर वो खांसने लगा था, यानी कि हाँ, उसे भी पता है कि कौन से हादसे के बारे में वो बात कर रहा है। टूरान आगे कहता है, हाँ अगर तुम्हारा उसी से मतलब है तो हाँ बिल्कुल, मैं इतना ज्यादा अच्छा इंसान नहीं हूँ कि मैं मेरी माँ की छोड़ी हुई इनहेरिटेंस को इस तरीके से लोगों के साथ बांटूं, और मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतने ज्यादा करीब है कि तुम मुझसे इस चीज के बारे में पूछ सको। पर अगर तुम यहाँ पर आए हो तो मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए और दफा हो जाओ। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि तुम छोटे से चूजे कहीं के। पर तभी टूरांट अपने गुस्से भरी नजरों से उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि क्या। ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि एक मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर हुआ है। ये सुनकर वो कहता है क्या एक मॉन्स्टर। बूढ़ा आदमी कहता है कि हाँ, लोग कहते हैं कि वो एक लेपर्ड है जो कि एक घर जितना बड़ा है। रोब ने उसे ढूंढा था और मैं बस तुम्हें यहाँ पर इस चीज के बारे में बताने के लिए आया था। और टूरांट ये सुनकर कहता है कि सच में ये तो एक काफी ज्यादा बड़ी सी सीरियस सी प्रॉब्लम है। पर वो कहता है कि तुम्हें इस चीज से डर नहीं लगता, इस सब के बाद भी कि तुम यहाँ पर सबसे ज्यादा आसान टारगेट हो गए उसके लिए। और मुझे नहीं पता कि अगर तुम्हारे अंदर सच में किस तरीके की हिम्मत है। पर इस सब के बाद भी विलेज चीफ सिटी के अंदर गए हैं एक विजर्ड की रिक्वेस्ट करने के लिए, इसलिए सावधान रहना। और मैं यहाँ पर बस इसलिए आया था क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। तो वो कहता है कि मुझसे सच कहो कि तुम्हें मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। तुम साफ साफ कह सकते हो कि तुम यहाँ पर इसी वजह से आए थे, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर मेरी चिंता नहीं बल्कि इन शीप्स की चिंता थी। ये सुनकर वो बूढ़ा आदमी
आदमी फिर से उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो टुरान उससे कहता है कि बूढ़े आदमी, अगर तुम्हारी बातें पूरी हो गई हैं तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। तुम्हारे सांसों की बदबू इतनी ज्यादा खराब है कि यहाँ पर मेरी नाक सड़ने लगी है। और ये कहकर वो उसे टॉन्ट करता है। इसलिए वो बूढ़ा आदमी गुस्से में मुंह फुलाकर वहाँ से जाने लगा था। और टोरेंट बस मॉन्स्टर के बारे में सोच रहा था, यानी एक ऐसा बीस्ट जिसके पास मिस्टीरियस पावर्स और मैजिक है। यानी जैसे कि इंसानों के पास विजर्ड्स है, वैसे ही बीस्ट के पास मॉन्स्टर्स है। और एक विजर्ड वैग वाटर विलेज से यहाँ पर एक मॉन्स्टर के लिए आने वाला है। इसका मतलब मैं आखिरकार सामने से एक विजर्ड को देख पाऊंगा। पर अगर एक रूरल विलेज का चीफ उसे लेने के लिए गया है, इसका मतलब इसकी काफी ज्यादा अच्छी चांसेस है कि उसके अंदर कुछ भी स्पेशल ना हो, भले वो एक विजर्ड ही क्यों ना हो। पर कम से कम मैं पहली बार देखूंगा कि आखिर विजर्ड कैसा होता है और आखिर वो कितना ज्यादा ताकतवर होते हैं। पर वही चलते हुए उसकी नाक में कुछ अजीब सी स्मेल आती है और वो कंफ्यूजन और हैरानी के साथ शॉक होते हुए कहता है कि ये स्मेल तो खून की है। जिसके बाद वो जंगल की तरफ भागना चालू करता है और उसे शाम हो चुकी थी। और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो ये देखकर हैरान हो गया था। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो इसी रास्ते पर था। पर जैसे ही वो वहाँ पर पहुंचा था तो उसके सामने उसी बूढ़े आदमी की लाश पड़ी हुई थी, जिसके 2 टुकड़े हो चुके थे। और वो सोचता है कि इसने मुझसे कहा था कि मैं सावधान रहूं और सबसे पहले ये खुद मारा गया। इसका मतलब जो ये खून की गंध आ रही है वो राबूस की है। और ये कोई ऐसा घाव नहीं है जो कि कोई आम सा जंगली जानवर कर सके। ये जरूर वही मॉन्स्टर होगा। और तभी उसे रोर की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो कंफ्यूज हो गया था। जिसके बाद हमें उस बीस्ट का हाथ दिखाया जाता है और एक बीस्ट जिसके अंदर से काफी डार्कनेस निकल रही थी, वो धीरे धीरे कर रोर करते हुए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। और वो देखने में सच में काफी ज्यादा डरावना, भयानक और काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और टूरान बस यही सोच रहा था कि आखिर एक मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर होता है। और दूसरी तरफ हमें विलेज का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर वही बच्चा अपने पेरेंट्स से इस चीज के बारे में पूछता है कि एक एडल्ट उसको मार नहीं सकता। तो वो कहता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। अगर मेरे जैसा कोई आम इंसान उसके ऊपर जाकर हमला भी करता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मेरी हड्डियां तक इकट्ठी कर पाओगे। वो कहता है इसका मतलब तुम उसे नहीं हरा पाओगे। तो वो आदमी कहता है कि बिल्कुल, और अब यही चीज हमारे जंगल के अंदर हो रही है। पर तुम इसकी चिंता मत करो, क्योंकि जो विलेज चीफ है वो एक विजर्ड को लेने के लिए गए हैं और एक विजर्ड जरूर उस मॉन्स्टर को हरा देगा। ये सुनकर वो बच्चा कहता है यानी विजर्ड उसे नहीं हारता और वो विजर्ड उस मॉन्स्टर को पनिश करेगा। तो उसका पिता कहता है कि बिल्कुल, यहाँ पर ऐसे काफी ज्यादा कमाल के लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा मैजिकल पावर के साथ जन्म लेते हैं और वो तो बस एक चुटकी बजाते ही किसी भी मॉन्स्टर को मार सकते हैं। जिसके बाद सीन फिर से टुरान के ऊपर आ जाता है, जो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला कर रहा था। टुरान उसको देखता है और वो अपने मुंह से एक ही बात निकालता है कि मर जाओ। और जैसे ही वो सुनता है तो वो सरकते हुए काफी दूर चला गया था। पर उस मॉन्स्टर को इससे ज्यादा कुछ नहीं होता और वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टुरान के अंदर से निकलने वाली एनर्जी को और किलिंग इंटेंट को महसूस कर पा रहा था। पर ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था। कहता है कि लगता है ये चीज उसके ऊपर काम नहीं करी। वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है। वो कहता है रुक जाओ। इससे वो फिर से साइड में हो जाता है और टुरान के ऊपर हमला नहीं कर पाता। और वो कहता है कि इसको मारना इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। पर ये यहाँ तक इसे रोक भी नहीं पाया। वो मॉन्स्टर अपने पंजे से उसके ऊपर अटैक करता है। इससे जमीन पूरे तक क्रैक हो गई थी। पर वो देखता है कि टुरान उससे बचकर काफी दूर आ गया था और वो सोचता है कि अगर ऐसा ही है, और वो अपने पास से एक स्लंगर निकालता है और कहता है कि एक शेफर्ड को क्या करना चाहिए, वही करना चाहिए जो कि वो कर सकता है। जिसके बाद वो जो पत्थर रखे हुए था उसे और भी ज्यादा मजबूत करता है और फिर उसे अपने स्लिंगर के अंदर लेकर गोल गोल घुमाना चालू करता है और साथ ही अपने मैजिक इस्तेमाल करते हुए उसे और भी ज्यादा फास्ट कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा तेजी से घूमने लगा था। जिसके बाद वो उसे उस मॉन्स्टर की तरफ थ्रो करते हुए बोलता है कि उसके अंदर छेद कर दो। और जैसे ही जाकर वो मॉन्स्टर से टकराता है तो देखकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कि वो उसके आर पार निकल गया हो। पर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा तेज था, इसलिए वो बस उसके कान से टकरा कर निकल जाता है, जिसमें उसका कान पूरे से फट गया था। पर वो मॉन्स्टर पहले से और भी ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अब वो पूरी ताकत से टुरान के ऊपर हमला कर देता है। तो ये देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो कहता है कि मैं तो पहले से ही एम कर रहा था। और ये कहते से ही वो पत्थर गोल गोल घूमकर नीचे आता है और उसके सिर से टकराकर उसके सिर को फोड़ देता है और एक पेड़ में जाकर धंस जाता है। सच में उसकी स्पीड काफी ज्यादा इंसेन थी और वो काफी ज्यादा कमाल का मूव था और वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में यहाँ पर मारा जाता है। और ये देख कर टुरान कहता है कि ये पहली बार था कि मैंने किसी मॉन्स्टर के ऊपर इसे इस्तेमाल किया हो। क्या मुझे जाकर इसे कहीं खाई में फेंक देना चाहिए या फिर कुछ ऐसा ही। सच में इन गाँव के कमीनों ने मुझे काफी ज्यादा काम में डाल दिया। जिसके बाद टुरान अपने बारे में बताता है कि मैं एक विजर्ड हूँ। जब मैं 8 साल का था तभी मुझे ये चीज पता चल गई थी कि मेरे पास स्पेशल पावर्स है। और जब मैं 10 साल का हुआ तब मैं कई सारी चीजों को अपने पास दिमाग से ही कंट्रोल कर सकता था। पर जब मैंने अपनी माँ को इसके बारे में बताया तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा शौक रह गई थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं आग बना सकता हूँ, हवा बना सकता हूँ। और वो दिन अभी तक मेरी मेमोरी में पूरे से क्लियर है, जहाँ पर मेरी माँ मुझ पर चिल्लाई। उन्होंने कहा कि रुक जाओ। और ये पहली और आखिरी बार था जब मेरी माँ मुझ पर सच में गुस्सा हुई थी। मैं उस समय पर कंफ्यूज था, पर उन्होंने कहा कि टुरान इधर आओ, तुम्हारी माँ को तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। तुम मेरे साथ लंबे समय तक जीना चाहते हो। मैंने सही कहा ना। वो कहता है कि बिल्कुल। उसकी माँ कहती है अगर ऐसा है तो इस चीज का वादा करो, अब से तुम कभी भी इन पावर्स का इस्तेमाल नहीं करोगे, खासकर कभी भी किसी और के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये सुनकर वो कंफ्यूज उनसे पूछता है कि क्यों। उसकी माँ कहती है कि चीज
चीज के बारे में याद रखना। वो कहती है कि तुम्हें वो कहानी याद है जहाँ पर मैंने तुम्हें एक नोबल और एक नाइट के बारे में बताया था। वो कहता है कि हाँ मुझे याद है, आपने कहा था कि वो लोग जिनके अंदर स्पेशल पावर्स होती है उन्हें विज़र्ड कहते हैं और वो नोबल या फिर नाइट्स होते हैं। पर नोबल्स और नाइट्स इन्हें अलग अलग तरीके से इनहेरिट करते हैं। नोबल्स जो कि डिवाइन लोगों के डिसेंडेंट होते हैं, वो डिसेंडेंट जिन लोगों ने पुराने लोगों को बचाया था, और नाइट उन लोगों के डिसेंडेंट होते हैं जिनके साथ ये नोबल ब्लड मिक्स होता है। और वो आगे कहती है कि हाँ तुम्हें ये चीज काफी अच्छी तरीके से याद होगी ना, इसी वजह से उनके अंदर अंदर किया जा सकता है कि आखिर नोबल कौन है और नाइट कौन है उन सभी विजर्ड्स में से। और मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ जिससे तुम अपनी पावर्स को इस्तेमाल ना करो, क्योंकि तुमने अपनी पावर्स अपने फादर से इनहेरिट करी हैं और वो एक नाइट थे। और इस टाउन के बाहर ऐसे कई सारे इविल नोबल्स हैं जो कि नाइट्स को बिल्कुल किसी स्लेव की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसलिए चीज को हमेशा याद रखना कि किसी को भी इस चीज के बारे में पता ना चले कि तुम एक विजर्ड हो। चलो अब इस चीज का मुझसे जल्दी से वादा करो। और तुरान आगे बताता है कि इस बात को 8 साल हो चुके हैं। 8 साल से मैंने अपनी माँ के साथ जो वादा किया था उसे पूरे से फुलफिल किया और ये प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ा। और मेरा ऐसा कोई भी डिजायर नहीं था कि मैं अपने आप को रिवील करूं कि मैं एक विजर्ड हूँ। जिसके अगले सीन में हमें किसी की जोर जोर से खटखटाने की आवाज आती है कि कोई उसके गेट पर जोर जोर से ठोक रहा था और वो कहता है कि जल्दी से बाहर आओ। जैसे तुरान बाहर आता है तो उसके सामने कई सारे लोग गुस्से में खड़े हुए थे और उनके हाथ में हथियार भी थे। वो यहाँ पर उबासी लेते हुए कहता है कि क्या हुआ, तुम लोग ये कहना चाहते हो कि मैंने उस बूढ़े आदमी को मारा है? वो कहते हैं कि बिल्कुल, और वो उसकी कॉलर पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि तुम सच में काफी ज्यादा बेशरम हो, तुमने उस बूढ़े आदमी को मार दिया। जिसके बाद उसे इस तरीके से फेंक दिया जिससे मॉन्स्टर्स उसे खा सके। और वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि आखिर तुम लोग मुझे यहाँ पर फ्रेम करने के लिए क्यों आए हो। ये सुनकर वो कहता है क्या? वो कहता है कि इस गाँव का सबसे ज्यादा बूढ़ा आदमी यहाँ पर अकेला मारा गया, एक छोटे से लड़के के बजाय जो कि इतना ज्यादा डरा हुआ था कि वो किसी मॉन्स्टर से तक नहीं लड़ सकता। और मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे लिए ये सबसे अच्छा तरीका था इस चीज से निकलने के लिए। ये काफी ज्यादा अच्छा तरीका है जिसे जितना भी ब्लेम है वो सारा का सारा तुम मेरे ऊपर डाल सको। ये सुनकर उस आदमी को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम कमीने, और लेकर एक जोरदार मुक्का उसकी तरफ मारने लगता है। पर वो बड़े आराम से नीचे की तरफ झुककर उससे बच जाता है। जिसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने शरीर को हार्ड कर लेता है और जोर से अपने सिर को उसकी नाक पर दे मारता है और उसकी नाक से खून आने लगा था। और उस आदमी के नीचे गिरते ही उसके बाकी सभी साथी भी टुरान की तरफ टूट पड़ते हैं। पर वो फुसफुसाते हुए कहता है कि गिर जाओ, और तभी उन लोगों में से एक नीचे गिर जाता है। जिसके बाद एक आदमी आकर उसके ऊपर एक लाठी से हमला करने की कोशिश करता है, पर वो उससे भी बच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे ही सीधे उसके सिर पर दे मारता है। जिसके बाद उसे धक्का देकर उसे भी नीचे गिरा देता है और वहाँ पर और बाकी जितने भी लोग आए हुए थे उन्हें भी एक एक कर सभी को हरा देता है। और आसपास पड़े हुए सभी लोगों के बीच में खड़ा हुआ वो अपने हाथ झड़ाते हुए कहता है तुम्हें इस ताकत को उस बूढ़े आदमी की फ्यूनरल के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए थी। जिसके बाद वहाँ पर कुछ लड़कियां आती हैं तो वो तो डरी हुई सी कहती है कि नहीं नहीं, हम लोग तो बस यहाँ पर ये देखने के लिए आए थे कि तुम पूरे से ठीक हो या फिर नहीं। वो कहता है कि इन बेवकूफों को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर वापस आ गया था। साथ ही वो सोचता है कि टाउन के अंदर ऐसा लगता है कि फिर से कोई तबाही होने वाली है। वो लोग जरूर इस बहाने का इस्तेमाल करते हुए मुझे तबाह करने की कोशिश करेंगे जब मैं गाँव के अंदर ट्रीट करने के लिए जाऊंगा। वो कहता है कि देखा जाए तो ठीक है, मैं तब तक उन लोगों को पीटूंगा जब तक मुझे उन लोगों से फेयर डील नहीं मिल जाती। मैंने उन लोगों को अच्छा सबक सिखा दिया है तो मुझे नहीं लगता कि काफी लंबे समय तक अब वो यहाँ पर वापस आ पाएंगे। पर तभी फिर से उसकी गेट पर नॉक नॉक की आवाज आती है। ये देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि जरूर सच में ये लोग पूरा सा पागल हो चुके हैं। और तभी वो दरवाजा खोलकर चिल्लाते हुए कहता है कि अब कौन है, कि तुम फिर से यहाँ पर पिटना चाहते हो। पर वो वहाँ पर एक दूसरे ही आदमी को देखता है जिसको देखकर वो कंफ्यूज उससे पूछता है कि तो तुम कौन हो। वो आदमी कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि मैं तुमसे यहाँ पर थोड़ी सी मदद मांग सकता हूँ मेरे इस ट्रैवल के बीच में, पर ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें एक गलत मूवमेंट पर यहाँ पर आकर परेशान कर दिया। और उसकी ये बात सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि एक ट्रैवलर, वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, कुछ समय पहले यहाँ पर कुछ अनइनवाइटेड से गेस्ट आ गए थे। और साथ ही वो सोचता है कि मेरी माँ ने मुझे मैनर्स सिखाए थे, पर क्या वो काफी होंगे, क्योंकि इस टाउन के जितने भी लोग हैं मैंने उन लोगों से कभी भी सही तरीके से बात नहीं करी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड सा महसूस हो रहा है। पर इस सब के बाद भी एक ट्रैवलर जिसके पास एक तलवार है, वो भी इस बेकार से गाँव के अंदर, वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर कोई इन ढूंढ रहे हो, यानी कोई होटल। और उसके पेट से गुड़ गुड़ की भी आवाज आ रही थी, इसलिए वो एक लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है अंदर आ जाओ। जिसके बाद वो उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाता है और वो कहता है कि हम लोग ज्यादा कुछ नहीं करते, इसलिए हम लोग के पास ज्यादा भी कुछ नहीं है। पर वो बूढ़ा आदमी तो लगा हुआ था खाने के लिए और कहता है कि नहीं, ये तो एक दावत है, और उसके अलावा तुमने तो मुझे काफी ज्यादा सरप्राइज कर दिया था। तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कभी भी किसी बाहर के इंसान से नहीं मिले हो। टुरान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, असल में मैं इस पहाड़ के ऊपर ही पला बड़ा हूँ और एक शेफर्ड की जिंदगी जी है, इसलिए ये चीज भी काफी ज्यादा रेयर है कि छोटे से गाँव के अंदर कोई टूरिस्ट आए। पर वो टुरान को देखते हुए कुछ सोचता है और कहता है कि ये काफी इंटरेस्टिंग है। ये सुनकर वो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है एक ऐसा इंसान जो कि पला बड़ा एक शेफर्ड की तरह हो और उसके अंदर भी इतने ज्यादा अच्छे मैनर्स हो, जरूर तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें काफी अच्छी तरीके से सीख दी है। वो बताता है कि हाँ, ये चीज मैंने अपनी माँ से सीखी थी। वो कहता है अच्छा, और वो अभी कहाँ है? तो वो बताता है कि कुछ सालों पहले बीमारी की वजह से उनकी मौत हो
और ये सुनकर वो आदमी अफसोस जताते हुए कहता है, उन्हें सच में एक काफी ज्यादा अच्छे लड़के को जन्म दिया। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो भगवानों के साइड में हेवन में बैठी होंगी और मैं तुम्हें इस खाने के लिए एक और बार शुक्रिया करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मैं तो बस उसी तरीके से जी रहा हूँ जिस तरीके से मेरी माँ ने मुझे सिखाया है, पर आखिर क्या वजह थी जो कि तुम्हें इस कंट्री टाउन के अंदर लेकर आ गई। तो वो आदमी बताता है कि असल में मुझसे एक फेवर के बारे में कहा था। टुरान कहता है क्या एक फेवर? वो बोलता है कि हाँ, वो लोग किसी को देख रहे थे जो कि यहाँ पे एक मॉन्स्टर लेपर्ड निकला है, उसको खत्म कर सके। जैसे टुरान ये सुनता है वो सरप्राइज रह गया था और वो कहता है इसका मतलब जरूर तुम वही विज़र्ड होगे जिसके बारे में विलेज चीफ कह रहे थे। तो वो आदमी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मेरा तुमसे एक क्वेश्चन है। वो बोलता है कि मैंने इस एरिया के अंदर एक मॉन्स्टर को सेंस तो किया था, पर मुझे यहाँ पर आते हुए कोई भी मॉन्स्टर नहीं मिला। और इससे ज्यादा अजीब बात तो ये है कि तुम्हें एल्डर और मॉन्स्टर के बारे में पता है, पर फिर भी तुम काफी ज्यादा शांत हो और यहाँ से भाग नहीं रहे। अगर कोई भी मॉन्स्टर जो कि इंसानों का शिकार करता है वो आसपास घूम रहा है और ये चीज जानने के बाद भी तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। सच में देखा जाए तो तुम शेफर्ड होने के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही बहादुर हो जो आज तक टाउन से बाहर निकला नहीं है उस सबके बाद भी। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन। तब हमें टूरान का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी माँ से पूछता है कि आखिर किसी को भी इसके बारे में क्यों पता नहीं चलना चाहिए कि मैं एक विज़र्ड हूँ। वो कहती है कि बुरे नोबल्स की वजह से। बिल्कुल, और क्या? वो कहता है क्या बुरे नोबल्स? वो कहती है कि मान लो अगर हम लोग शेफर्ड नोबल्स हैं तो जो नाइट्स है वो उनके लिए किसी कुत्ते बिल्ली की तरह है जो कि वो अपने साथ रखते हैं। वो जरूर तुम्हें काफी ज्यादा प्यार से ट्रीट करेंगे, बिल्कुल फैमिली की तरह, पर जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो तुम्हें बेच देंगे या फिर सेक्रीफाइस कर देंगे। और मैं इसी तरीके की जिंदगी तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं चाहती और तुम अपनी माँ के साथ जीना चाहते हो ना? तो वो कहता है कि बिल्कुल। वो कहती है ऐसा है तो इस चीज को हमेशा याद रखना, किसी को भी इस चीज के बारे में पता ना चले कि तुम एक विज़र्ड हो, खासकर दूसरे विज़र्ड्स को। अगर उन्हें इस चीज के बारे में पता चल गया तो वो हमें अलग कर देंगे, जिसके बाद तुम्हें किसी शेफर्ड डॉग की तरह इस्तेमाल करेंगे। और टूरान उस चीज के बारे में सोचते हुए पूरे से चुप था और वो सोचता है कि मुझे इस चीज को कैसे भी करके अवॉइड करना होगा कि इसे पता चल जाए कि मैं एक विज़र्ड हूँ। और उसके दिमाग में जो पहला ख्याल आता है वो यही था कि मुझे इस इंसान को क्या यहाँ पर मार देना चाहिए। और वो आदमी कहता है कि अगर तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे। काफी देर तक वहाँ पर शांति छाई रहती है और वो आदमी पसीना पसीना होकर मुस्कुराते हुए कहता है कि यार अगर तुम इस तरीके का चेहरा बनाओगे तो मेरा ये मजाक और भी ज्यादा अजीब सा लगने लगेगा। ये सुनने के बाद वो कंफ्यूज उसकी तरफ देखते हुए सोचता है क्या एक मजाक? वो कहता है कि मुझे माफ करना, मेरे अंदर ज्यादा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। वो कहता है कि नहीं, इस चीज की कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि वो तो मैं हूँ जिसे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। लगता है कि मैंने तुम्हें फालतू में यहाँ पर परेशान कर दिया। पर टुरान बोलता है कि ये मेरा पहली बार था कि मैंने कोई विज़र्ड जोक सुना हो, इसलिए आपने मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया। तो वो कहता है कि तुम्हारा रिएक्शन काफी ज्यादा एंटरटेनिंग था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ी देर और टीज किया जाए। पर अगर सोचा जाए तो अभी तक मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया है। तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और वो अपना नाम बताता है जिसका नाम क्योरन है और वो एक वॉन्डरर है। टुरान भी उससे कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने भी अपने आप को यहाँ पर इंट्रोड्यूस नहीं किया। जिसके बाद वो अपने बारे में बताता है। जिसके बाद वो लोग खाना खाते हुए बात करते हैं जहाँ पर वो उसे बताता है कि इस साल मैं 18 साल का हो चुका हूँ और वो बताता है कि मैं 75 का इस साल हो जाऊंगा। पर ये सुनने के बाद टूरान कंफ्यूज था। वो कहता है कि पर तुम इतने ज्यादा बूढ़े तो लगते नहीं। पर वो बताता है कि जो विज़र्ड्स होते हैं उनकी उम्र आम इंसानों से काफी ज्यादा धीरे धीरे करके कम होती है, इसलिए हम लोग लंबा जीते हैं। और वो उससे पूछता है कि अगर तुम वॉन्डरर कैसे बन गए। वो बताता है कि मैंने 60 सालों तक अरेबियन फैमिली को सर्व किया, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। अब मैं बस अपने बाकी बचे हुए सालों में यहाँ से वहाँ घूमना चाहता हूँ जिससे मुझे ऐसा ना लगे कि मैंने कोई चीज छोड़ दी हो। टुरान ये सुनकर कहता है कि सच में ये तो सुनने में काफी ज्यादा रोमांटिक है। और इस तरीके से वो लोग आपस में बातें करने में लगे हुए थे जहाँ पर नरेशन के साथ वो आगे बताता है कि किसी के साथ इस तरीके से हार्मलेस कन्वर्सेशन करना, वो भी एक इस तरीके के अच्छे इंसान के साथ, सच में काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मैंने कभी इस चीज को रियलाइज नहीं किया कि ये चीज इतनी ज्यादा भी मजेदार हो सकती है। और वो कहते हैं कि सच में हम लोग तो बहुत ज्यादा लेट हो गए। टुरान भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैंने इस चीज को नोटिस ही नहीं किया कि सूरज यहाँ पर उगने लगा है। वो कहता है कि लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जिसके साथ वो एक चांदी का सिक्का देता है और बताता है कि ये एब्रियन का सिक्का है, जितने भी सिल्वर कॉइन्स होते हैं उन सभी में सबसे ज्यादा प्योरेस्ट। इसे ये खाने के साथ और भी कई सारी चीजों को कवर करेगा। टुरान ये सुनकर कहता है मैं इसे खुशी खुशी यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तुम्हारा शिकार है वो काफी ज्यादा स्मूथ रहे। क्योरन कहता है कि इस तरीके से एक्ट मत करो जैसे कि हम लोग दोबारा नहीं मिलने वाले, और मैं कई बार तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा। जिसके बाद टुरान फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी के अंदर लौट जाता है। उसकी भेड़ इधर उधर घूम रही थी और चारा चल रही थी और वो बैठा हुआ था जहाँ पर वो उनसे कहता है तो चलो आ जाओ इकट्ठे हो। वो सुनते ही खड़ी हो जाती है और उसकी तरफ इकट्ठा होना चालू हो जाती है और वो काफी खुश था। वो सोचता है कि ये मेरा पहली बार था कि मैं किसी दूसरे विज़र्ड से मिला हूँ। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया किस तरीके से बैठकर मैंने कंफर्टेबली किसी से बात करी हो, और वो तरीका और लहजा जिस तरीके से नेचुरली वो मुझसे बात कर रहा था वो सच में काफी ज्यादा अच्छा था। वो सभी एडल्ट से काफी ज्यादा मेच्योर था जिनसे आज तक मैं मिला हूँ। और वो शाम को फिर एक बुल्फ लेकर वहाँ पर आ गया था और वो कहता है कि सच में वो एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। मैं बस यही सोचता था कि नाइट्स बस इमोशनल लेस हंटिंग डॉग्स होते हैं
जिन्हें एरोगेंट नोबल्स इस्तेमाल करते हैं। पर इस सब के अलावा वो थोड़ा सा परेशान होते हुए यही सोच रहा था कि आखिर मैं उसे ये चीज कैसे कहूँ कि इस पहाड़ के किसी भी कोने में कोई ऐसा मॉन्स्टर है ही नहीं। और हमें क्योरन को दिखाते हैं जो कि जंगल के अंदर उस मॉन्स्टर को ही ढूंढ रहा था, और वो आसपास की हालत देखकर कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि यहाँ पर एक लड़ाई के ट्रैक्स तो दिख रहे हैं पर मुझे किसी भी मॉन्स्टर की प्रेजेंस सेंस नहीं हो रही। क्या किसी और ने पहले उस मॉन्स्टर का शिकार कर लिया है? पर आखिर वो कौन हो सकता है जिसने उसे मारा होगा? पर आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसका शिकार किया हो? क्या विलेज चीफ ने मुझसे पहले किसी और विजिट को बुलाया था? पर दोनों तरफ से भी देखा जाए तब भी ये चीज काफी ज्यादा रिलीफ की बात है, क्योंकि अगर पहले ही किसी ने उस मॉन्स्टर को मार दिया है इसका मतलब जितनी भी चीजें हैं अब उनके लिए मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर बस उसके कहने की देर थी तभी उसे किसी की डार्क प्रेजेंस महसूस होती है और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। वो घबरा कर जैसे पीछे की तरफ देखता है तो हमें फिर से वही लेपर्ड मॉन्स्टर दिखाते हैं, पर अब उसकी जो अपीयरेंस थी वो काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा डार्क दिख रही थी। वो पहले से और भी ज्यादा बेकार और काफी ज्यादा भयानक हो चुका था, क्योंकि उसका सिर तो यहाँ पर फूटा हुआ था और उसके अंदर से निकलने वाली डार्कनेस पहले तो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये देखकर वो कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर की रेत है, पर आखिर ऐसा कौन हो सकता है जिसने उसके साथ ऐसा किया हो? ये देखकर वो परेशान था और तभी वो मॉन्स्टर अपने बड़े से पंजे के साथ उसके ऊपर हमला करता है और उसके हिट लगने से पहले ही वो पीछे की तरफ कूद कर उससे बच जाता है और साथ ही सोचता है कि अगर तुम किसी भी मॉन्स्टर क्रॉप के अंदर से उसकी मानव को एब्जॉर्ब नहीं करते तो वो मॉन्स्टर एक रेत के अंदर बदल जाता है। पर एक विज़र्ड जो कि मॉन्स्टर्स को हंट करता है, ये चीज हो ही नहीं सकती कि उसे इस चीज के बारे में पता ना हो। और वो मॉन्स्टर लगातार उसके ऊपर हमले कर रहा था, जहाँ पर वो फिर से अपने मुंह से हमला करता है तो वो जंप कर ऊपर चला जाता है और ये देखकर वो सोचता है कि जरूर जिसने उसे मारा था वो डेफिनेटली एक विज़र्ड था, पर आखिर उसने उसे इस तरीके से क्यों छोड़ दिया जिससे वो एक रेत बन सके? और या फिर उसे पता ही नहीं था कि वो रेत बन जाएगा अगर उसने उसकी मानव को एब्जॉर्ब नहीं किया हो। नहीं, किसी बेकार से बेकार नाइट तक को भी इस चीज के बारे में पता होता है। ये चीज काफी ज्यादा बेसिक है कि अगर तुमने किसी मॉन्स्टर को मारा है तो तुम्हें उसकी मानव को एब्जॉर्ब करना ही होगा, पर अगर उसने ये चीज जानने के बाद भी नहीं करी तो क्या उसके कोई और मंसूबे थे? अब इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, मुझे इसे तबाह करना ही होगा। और ये कहकर वो उस एनर्जी बॉल से एक एरो बनाता है जिससे वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, पर जैसे ही वो एरो से टकराता है तो वो मॉन्स्टर के रोर करते ही वो यहाँ पर तबाह हो जाता है। ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा शॉक और कंफ्यूज रह गया था, किसने मेरे मैजिक को नलिफाई कर दिया? तो क्या इसका मतलब ये है कि जो इस मॉन्स्टर का माना है वो मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है? फिर वो मॉन्स्टर अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपने शेडोज के बीच में गायब हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर वो कहाँ चला गया? क्या वो मेरे मैजिक को मैजिक के साथ ही काउंटर कर रहा है? पर आखिर वो कहाँ से निकलेगा? और हमें दिखता है कि उसकी परछाई जिसके अंदर से बुलबुले निकल रहे थे, अगले पल उसके अंदर से एक बड़ा सा टेंटिकल के साथ एक बड़ा सा हाथ निकल कर आ जाता है और वो घूमकर सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है। और ये अटैक काफी डेवास्टेटिंग था, पर वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को बचा लेता है और कहता है ये कोई एक ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो कि कोई आम नाइट इसको हरा सके, उसके लिए भी कम से कम तुम्हें एक लोअर रैंकिंग के नोबल नाइट की जरूरत पड़ेगी। और वो सरकते हुए काफी ज्यादा पीछे आ गया था और साथ ही वो सोचता है कि आखिर इसके बारे में किसने सोचा था कि गाँव के पहाड़ के ऊपर मेरा इस तरीके के भयानक से मॉन्स्टर के रेत के साथ सामना हो सकता है। सच में कोई कभी भी इस चीज के बारे में नहीं जानता कि जिंदगी तुम्हें कब किस चीज के सामने लाकर खड़ा कर दे। और वो देखने में पहले से भी काफी ज्यादा डरावना, भयानक और काफी ज्यादा अजीब सा लगने लगा था। और क्योरिन भी काफी ज्यादा थक चुका था। वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए सोचता है कि पर मैं इतनी आसानी से यहाँ पर नहीं मरने वाला, अगर मैं यहाँ पर मरूंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगा। और ये कहकर वो अपने दूसरे हाथ में अपने मैजिक को कलेक्ट करना चालू कर देता है। वो अपने पूरे माना को कॉन्सेंट्रेट करता है अपने एक हाथ में, जिससे वो डायरेक्टली उसके लंग्स के अंदर स्टैब कर सके। और वो अपनी पूरी ताकत के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और वो मॉन्स्टर भी अपने बड़े से पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा था। वो दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब आ गए थे, पर तभी जंगल के बीच में एक लाइट दिखाई जाती है और तभी एक बीम आती है जो कि सीधे उस मॉन्स्टर को टकरा कर उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देती है। ये देखने के बाद वो भी काफी ज्यादा शौक सा रह गया था कि आखिर ये क्या था। इस अटैक की वजह से उस मॉन्स्टर का सर एक ही बार में यहाँ पर फट चुका था, जिसके बाद पीछे से टुरान की आवाज आती है। वो कहता है कि तुम ठीक हो? ये सुनकर वो कंफ्यूज जैसी साइड में देखता है तो क्योरन कहता है कि एक शेफर्ड का मजाक भी सच में काफी ज्यादा अजीब सा था और वो टुरन को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था। और वो कहता है कि अच्छा यानी तो वो विजर्ड हो? तो वो कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। वो पूछता है कि अगर ऐसा था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? टुरान उससे कुछ भी नहीं कह पाता और वो आगे कहता है कि रुको, मुझे मेरे क्वेश्चन को चेंज करने दो, आखिर अभी अभी तुमने मेरी मदद क्यों करी? तुम बस यहाँ से चलकर निकल कर जा भी सकते थे। तो वो कहता है क्योंकि। फिर हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं जब वो उस वुल्फ को लेकर आया था। टुरान उससे पूछता है कि अगर तुम इतने ज्यादा आगे बढ़कर ये क्यों कर रहे थे? तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारा मतलब किस चीज से है? वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि आखिर विलेज चीफ ने तुमसे किस चीज का वादा किया है, पर तुम्हारे स्किल्स के साथ तुम और भी ज्यादा पैसे कमा सकते थे और भी ज्यादा कंफर्टेबली रह सकते थे। ये सुनकर वो हंसना चालू कर देता है और कहता है कि यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दया की जानी चाहिए। वो पूछता है कि आखिर किस तरीके से? क्योरन कहता है कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बाहर जंगलों में रहते हैं, वो डर की वजह से परमानेंट कपकपाते रहते हैं बिना किसी बेसिक प्रोटेक्शन के। वो कहता है कि पर इसमें तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, मैंने सही कहा ना? वो कहता है कि हाँ, पर एक विजर्ड होना ये तो एक नेचुरल सी
बात है जिसने एक पावर को इनहेरिट किया हो जो कि भगवान ने उसे दी है, जिससे हम लोग यहाँ पर प्राइडफुली रह सके और उन कॉमनर्स की रक्षा कर सके जिनके पास कोई भी पावर नहीं है। पर देखा जाए तो हर एक विज़र्ड ऐसा नहीं है जैसा कि मैं सोचता हूँ। हर एक नाइट अपनी विचारधारा के साथ आगे बढ़ता है और अपने तरीके से ही जिंदगी जीता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर टोरांट मुस्कुराते हुए कहता है कि तुमने कहा नहीं था कि हर एक इंसान अपने तरीके से जिंदगी जीना पसंद करता है। और उन लोगों की इन बातों के बीच में ही वो मोस्ट फिर से उठ खड़ा हो गया था और वो फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, पर वो दोनों ही जंप करके उससे बच जाते हैं। और वो उससे कहता है कि सुनो काउसा, सावधान रहना, ये वो लेवल नहीं है जिसे हम लोग यहाँ पर हैंडल कर सके। ये एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसका सामना तुम तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम एक नोबल ना हो। इसलिए जल्दी से विलेज चीफ के पास जाओ और जल्दी से उनसे जाकर कहो कि वो पूरे गाँव को यहाँ पर खाली करवाए, तब तक मैं इसे यहाँ पर रोक कर रखता हूँ। पर साथ ही वो सोचता है कि मैं यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें तो कर रहा हूँ, पर मुझे भी खुद भी नहीं पता कि आखिर मैं कितने लंबे समय तक यहाँ पर खड़ा रह पाऊंगा। पर टोरान उससे कहता है कि नहीं, ये चीज ठीक है। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है अगर ये अटैक उसके ऊपर सही से लगता है तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीजें पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। वो कहता है कि अगर तुम किस बारे में बात कर रहे हो, और साथ ही वो सोचता है यानी वो ये कहना चाहता है कि वो अटैक उसकी पूरी पावर से उसने नहीं किया था। एक यंग नाइट जो कि माउंटेन्स के अंदर छुप कर रह रहा था, वो एक ऐसे रेत का सामना करने के बारे में कह रहा है जिसको बस केवल नोबल्स ही हरा सकते हैं। और क्रियोन के बारे में बताया जाता है कि वो उस समय पर बस यही सोच रहा था कि जो चीज अब उसकी नजरों के सामने होने वाली थी वो कोई एक ऐसा स्मॉल सा कनेक्शन नहीं है जो कि वो एक रूरल से विलेज के साथ यहाँ पर बनाने के लिए आया था, और ना ही ये कोई रेकलेस बिहेवियर है उस यंग नाइट का जो कि सभी नोबल से भागता फिर रहा था। टुरान अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कई सारे पत्थरों को आसमान में उठाने लगा था और वो आगे कहता है कि ये सीन जो कि उसकी नजरों के सामने हो रहा था शायद ये उस विजिट की शुरुआत थी जो कि पूरी दुनिया को पलट कर रख सकता है। और टुरान मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं भी इस चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ अपनी लिमिट्स को जानने के लिए। कैरियन उससे कहता है कि पर मैं तुम्हें इस चीज को अलाउ नहीं करता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर कितना ज्यादा कमाल का तुम्हारा टैलेंट ही क्यों ना हो, पर फिर भी ये चीज एक काफी ज्यादा टफ ओपोनेंट है। हम लोगों को मिलकर इसे यहाँ पर हराना होगा। और उसके बोलते थे वो बीस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर वो काफी घबरा गया था, पर तभी टुरान अपने मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है। और क्रियन सोचता है कि नहीं, मुझे लगता है कि अभी तो बस मैं इसके बस रास्ते में ही आ रहा हूँ। मैं तक उसके लास्ट अटैक पर यहाँ पर रिएक्ट तक नहीं कर पाया, यानी इस समय पर मैं इसकी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तो आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ जैसे मैं टुरान के टैलेंट को यहाँ पर खिला सकूं। और टुरान उसने जितने पत्थर उठाए हुए थे उन सभी को हाई वेलोसिटी के साथ बिल्कुल किसी बुलेट की तरह उस मॉन्स्टर्स के ऊपर लगातार मारना चालू कर देता है। पर वो भी ये देखकर सरप्राइज था। वो कहता है कि डैम इट, लगता है कि ये चीज उसके ऊपर काम नहीं कर रही क्योंकि वो फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गया था। तो वो टुरान को बताता है कि तुम किसी भी रेत को फिजिकल अटैक के साथ यहाँ पर मार नहीं सकते। ये सुनकर वो चिल्लाते हुए पूछता है अगर ऐसा है तो आखिर मैं इसे कैसे मारूं? वो बताता है कि आग के साथ या फिर लाइटनिंग के साथ। तो टुरान अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर आग से हमला करता है, पर वो देखता है कि इससे उसे कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखकर क्रियन उससे चिल्लाते हुए कहता है कि ये वो पॉइंट नहीं था। साथ ही वो सोचता है कि किसी विज़ार्ड की पावर को किसी और लिविंग बीइंग के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करने के लिए उसे प्रॉपर कैजुअलिटीज के साथ एस्टेब्लिश करना पड़ता है, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। मुझसे ये मत कहना कि इस विज़ार्ड के बारे में, मोस्ट कॉमन सेंस के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। और वो ये सोच कर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या शायद ये वही तो नहीं जिसने पहले इस मॉन्स्टर को मारा था और उसे अकेला छोड़ दिया था जिससे ये रेत बन गया? और अगर ऐसा है तो इसका मतलब तो यही है कि टुरान ने अपनी जिंदगी में कभी भी कोई माना एब्जॉर्ब नहीं किया है। इसलिए वो टुरान को बताता है कि उसके ऊपर आग बनाने की कोशिश मत करो, सबसे पहले अपने हाथ पर बनाओ जिसके बाद उसे शूट करना। और साथ ही वो सोचता है और सबके बाद भी वो पहले से इतना ज्यादा ताकतवर है। और साथ ही क्रियन सोचता है कि अगर तुम एक विज़ार्ड हो तो आग बनाना बिल्कुल भी तुम्हारी डिफिकल्ट नहीं होता, और उसको अच्छी तरीके से कंट्रोल करना उसके लिए अलग से ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। पर ये तो ये चीज तुरंत ही यहाँ पर कर पा रहा है। और टुरान अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए गोल गोल घुमाता है और सीधे उसे उस मॉन्स्टर के ऊपर दे मारता है। इससे उस मॉन्स्टर के ऊपर एक काफी बड़ा धमाका हुआ था, जिसके बाद उसके अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था और उसका जो शरीर था वो जलने की वजह से यहाँ पर गलना चालू हो जाता है। और क्रियन चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अपने माइंड को पूरे से फोकस रखो, अगर तुम लगातार अपने माना को उसके अंदर डालते रहोगे तो आग बिल्कुल भी नहीं बुझेगी, और तुम्हें उस मॉन्स्टर की जितनी भी चीज है उन सभी को यहाँ पे पूरे से जलाना होगा। ये सुनते थे वो अपने माना को उसके ऊपर पूरे से पोर करना चालू कर देता है, और कुछ ही देर में उसने उसे पूरे से जलाकर खाक कर दिया था। उसका शरीर पूरे से जल चुका था। और क्रियन ये देखकर कहता है कि हम जीत गए। पर ये रात सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही ताकतवर था। एक ऐसा रेत जिसको हराने के लिए तुम्हें एक नोबल क्लास की पावर चाहिए होगी, और सबके बाद भी इसने इसे इतने आसानी से यहाँ पर हरा दिया। और टुरान उससे पूछता है कि सच में ये चीज पूरी तरह खत्म हो गई, पर वो तो अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज और शॉक था। जिसके बाद वो उससे कहता है अगर तुम यहाँ पर फिर से किसी और रेत से मिलना नहीं चाहते तो जल्दी से जाकर उसके मानव को एब्जॉर्ब करो। ये सुनकर वो कंफ्यूज था, कहता है कि ऐसा कैसे करते हैं? वो कहता है कि इमेजिन करो जैसे कि तुम अपने अंदर किसी चीज को खींच रहे हो। वो अपना हाथ उसके शरीर के ऊपर रखे हुए कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो उसके अंदर से मानव को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, और उसका मानव धीरे धीरे कर उसके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब होना चालू हो जाता है। और वो इस चीज को देख पा रहा था कि पहली बार मानव को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसके कई सारे पॉइंट्स
पॉइंट यहाँ पर ओपन होना चालू हो चुके थे और ये पूरी एनर्जी उसके शरीर के अंदर फ्लो करने लग जाती है। उसने पहली बार इस चीज को महसूस किया था, इसलिए वो काफी ज्यादा सरप्राइज था। वो उससे पूछता है कि तुम्हें किसी तरीके का प्रेशर महसूस हुआ, और वो आगे कहता है कि मुझे सच में अपनी आंखों से देखने के बाद भी इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा, पर कि ये सच में तुम्हारा पहली बार था कि तुमने कोई मानव को एब्जॉर्ब किया है। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। पर क्रियोन सोचता है कि एक बार फर्स्ट अवेकनिंग हो जाने के बाद जो मानव ग्रोथ होती है वो काफी ज्यादा एज के साथ स्लो होने लगती है, और उसको ग्रो करने का सबसे ज्यादा अच्छा तरीका यही है कि तुम मॉन्स्टर और विजिट्स को मारो जिससे तुम उनकी मानव को एब्जॉर्ब कर सको। और ये टुरान का पहली बार था कि उसने किसी मानव को एब्जॉर्ब किया है, और उसके बाद भी वो मानव के इस तरीके के लेवल को कितने आसानी से हैंडल कर पा रहा है। इसका मतलब तो यही है कि इसके अंदर एक अलग ही लीग का एक कमाल का पोटेंशियल है। और क्या इसका मतलब ये है कि ये लड़का, जिसके बाद वो उससे आगे कहता है कि टुरान, पहले तुमसे काफी ज्यादा रूड होने के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, पर क्या मैं तुमसे ये पूछ सकता हूँ कि आखिर तुम कौन से हाउस से बिलोंग करते हो। ये सुनकर वो उससे कहता है कि क्रियोन, सबसे पहले तुम्हें अपने हाथ के उस खून को रोक लेना चाहिए जो कि बह रहा था। वो कहता है क्या, और उसका हाथ दिखाते हैं जिसमें तो बहुत ज्यादा खून बह रहा था। अगले सीन में टुरान उसका पट्टी कर चुका था, जिसके बाद वो उससे कहता है कि मेरी रूडनेस के लिए प्लीज मुझे माफ कर देना, तुम्हारे जैसे एक इंसान को ये सब करना पड़ा, प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना। पर वो उससे कहता है कि मैं पहले ही तुम्हें कई बार ये चीज बोल चुका हूँ, पर मैं कोई भी एस्टेब्लिश इंसान नहीं हूँ, मैं बस एक शेफर्ड हूँ जिसको ये तक नहीं पता कि मेरा पिता कौन है। तो प्लीज क्या तुम ये सब रोक सकते हो। वो कहता है कि ठीक है, पर बस मुझे इस तरीके से देखना बंद करो। और वो उससे आगे पूछता है कि पर आखिर तुम्हारे जैसे इतना ज्यादा पावरफुल विज़र्ड आखिर एक शेफर्ड बनकर क्यों रह रहा है, और मेरा यहाँ पर तुम्हारी बेइज्जती करने का कोई भी इरादा नहीं है, पर देखा ऐसा लगता नहीं है कि ये चीज तुम्हें बिल्कुल भी सूट करती है। पर वो बताता है कि ये मेरी माँ की रिक्वेस्ट थी, उनने मरने से पहले मुझसे इस चीज के बारे में कहा था, इसलिए अभी तक मैं बस अपने प्रॉमिस को ही पूरा कर रहा था। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम्हारी माँ की रिक्वेस्ट। टुरान कहता है कि ये मेरी माँ की रिक्वेस्ट थी और वो मुझसे हमेशा ये कहती थी जब तक वो मर नहीं गई। ये सुनकर वो कहता है क्या तुम्हारी माँ की रिक्वेस्ट। वो कहता है कि हाँ, क्योंकि जो इस पहाड़ के नीचे रहने वाले नोबल्स हैं उन्होंने कहा था कि अगर उन लोगों को ये रिवील हो गया कि तुम एक विज़र्ड हो तो वो तुम्हें इस्तेमाल कर कर किसी कूड़े कचड़े की तरफ फेंक देंगे। क्रियोन कहता है कि सच में वो काफी ज्यादा अच्छी इंसान थी। टुरान कहता है कि मैं ये सुनकर सरप्राइज हूँ क्योंकि आप इसे ओवर प्रोटेक्टिंग पेरेंटिंग कह रहे हैं। वो कहता है कि पर जो तुम्हारी माँ थी वो पूते से भी गलत नहीं थी, क्योंकि विज़र्ड्स के पास काफी ज्यादा ग्रेट पावर होती है और ग्रेट पावर की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि लगभग आज से 20 साल पहले एक काफी ज्यादा बड़ी लड़ाई हुई थी कुछ ग्रेट नोबल हाउसेस के बीच में, और ये जंग हाउस ऑफ एवरीवन जिसको मैं सर्व करता था उसकी द ग्रेट हाउस जहार के साथ हुई थी, और उसके अंदर ऐसे कई सारे लोग थे जो कि इस जंग के अंदर मारे गए। एवरीवन नाइट लगभग 3000 थे और उस समय पर लगभग 900 से ज्यादा मारे गए थे। ये सुनकर वो कहता है क्या ये तो 30% से ज्यादा है। तो वो कहता है कि दुख की बात तो ये है कि उस 30% के अंदर जितने मेरे करीबी लोग थे वो सब मारे गए थे। मेरा दोस्त जो कि मुझसे ये कहा करता था कि जैसे ये जंग खत्म हो जाएगी तो वो एक लॉन्ड्री की शॉप खोलेगा। मेरी टीचर जो कि हमेशा ही मुझे डांटा करते थे और कहते थे कि अभी ऐसी कई सारी चीजें हैं जो कि मुझे सीखना बाकी है, और मेरी प्यारी वाइफ और साथ ही मेरा बच्चा भी। वो हाउस ऑफ जहार का मैसेकर था जिसके अंदर बस केवल मैं अकेला ही बचा था, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो तुम्हारी माँ कह रही है वो एक पॉइंट पर पूरी तरह से सही है, क्योंकि एक नाइट की जिंदगी किसी कॉमनर के बजाय काफी ज्यादा आसानी से मिट जाती है बिना किसी मीनिंग के। पर एक चीज के लिए वो पूरी तरह से गलत है और वो है तुम्हारा एप्टीट्यूड। ये सुनकर वो कहता है क्या मेरा एप्टीट्यूड। वो कहता है कि ये कहते हुए मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है क्योंकि मैं इस स्टेट के अंदर हूँ, पर फिर भी मैं एक ऐसा नाइट हूँ जिसके पास कुछ फेयर गुड स्किल्स है। पर दूसरी तरफ तुम जिसने उस मोस्टर की रेत को चुटकियों में तबाह कर दिया जिसको मैं सही तरीके से हिला भी नहीं पा रहा था। इसका मतलब जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो कोई आम नाइट जैसा नहीं है, कम से कम भी तुम एक नोबल लेवल पर हो, और उसमें भी लगभग तुम्हारा कम से कम अपर ट्रेड एट्रीब्यूट है। टुरान कहता है यानी मेरी माँ मुझसे कहती थी कि मेरे फादर एक नाइट है, क्या वो झूठ था। वो बताता है कि कभी कभी कुछ हादसे ऐसे होते हैं कि एक नोबल के घर पर एक नाइट से भी ज्यादा बेकार बच्चा पैदा हो जाता है और एक नाइट के घर पर नोबल क्लास का बच्चा पैदा होता है। और यही चीज सोचकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस हिल को यहाँ से छोड़कर चले जाना चाहिए और जाकर इस दुनिया को घूमना चाहिए। वो कहता है कि क्यों। वो कहता है क्योंकि हम इंसान को और भी कई सारे नोबल्स और नाइट की जरूरत है। इंसानों ने अभी तक इस पूरी दुनिया को मास्टर नहीं किया है। रुको, मुझे चीज के लिए माफ कर देना, मैं बार बार ये भूल जाता हूँ कि तुम्हें मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, पर एक ब्लड लाइन एबिलिटी एक ऐसा स्किल होता है जो कि नोबल्स इनहेरिट करते हैं अपने एंसेस्टर्स से, और तुम्हारे पास एक ब्लड लाइन एबिलिटी है या फिर नहीं, यही चीज है जो कि एक नोबल और नाइट को सेपरेट करती है। और क्या यहाँ पे कोई ऐसा स्पेल है जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे लिए कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान है।
जब भी तुम मैजिक को इस्तेमाल करते हो या फिर कोई आउटस्टैंडिंग एबिलिटी है जिसको इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें मैजिक की जरूरत ही न पड़ती हो। वो कहता है कि पर अभी भी मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। क्रियॉन बताता है कि बस केवल माना के होने से ही विज़ार्ड की जो फिजिकल एबिलिटीज होती है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वो बोलता है कि मेरे पास काफी ज्यादा अच्छी नाक है और मैं पत्थर अच्छी तरीके से फेंक सकता हूँ। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास एक काफी ज्यादा अच्छा सेंस ऑफ स्मेल है जो कि सभी लोगों से काफी ज्यादा अलग है तो तुम इसे भी एक ब्लड लाइन एबिलिटी कंसीडर कर सकते हो। पर एक ऐसा स्किल होना जिसके अंदर तुम हथियारों को फेंक सको ये हाउस ऑफ एवरीवन के स्किल्स में से एक है। पर फिर भी देखा जाए तो ये काफी ज्यादा कॉमन स्किल है। जिसके बाद वो उससे कहता है तो चलो मुझे और बताओ कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। टोरान उसे बताना चालू करता है और अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि टोरान उससे कहता है कि आखिर आपको क्या हुआ। बेचारे की शक्ल पूरी से उतरी हुई थी। वो कहता है कि आखिर आप अचानक इतना सीरियसली एक्ट क्यों कर रहे हैं। और वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे पता है कि आखिर वो कौन सा हाउस है जिससे तुम्हारी एबिलिटीज काफी ज्यादा क्लोजेस्ट है। वो कहता है कि आखिर वो कौन सा हाउस है। तो वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि वो है ग्रेट हाउस जिसे परस्यूअर्स और हंटर के नाम से जाना जाता है। हाउस ऑफ जहार जिसके खिलाफ जंग हुई थी हाउस ऑफ एवरीवन की। और टोरान को यह सुनकर याद आ जाता है कि यानी ये वही हाउस है जिसके खिलाफ लड़ने की वजह से सामने वाले की पूरी फैमिली और दोस्त यार सब कुछ खत्म हो चुका था। और वो इसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर अब मैं इसे क्या कहूँ क्योंकि शायद मैं उसी ब्लड लाइन से हूँ जो कि इनका दुश्मन है। पर आखिर इस समय पर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इनसे यहाँ पर माफी मांगू। पर इसके अंदर उन रिलेटिव्स के एक्शंस हैं जिनसे मैं आज तक मिला ही नहीं हूँ। तो आखिर प्रैक्टिकली देखा जाए तो आखिर कौन सबसे ज्यादा स्ट्रेंजर है। वो उससे कहता है कि टोरान। तो वो कहता है कि हाँ। तो वो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की या फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुमने खुद से ही उस वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ये सुनकर वो कहता है कि पर फिर भी वो कहता है कि ये एक एडल्ट की सिचुएशन है। अगर हम लोग खून को खून से धोने की कोशिश करें तो जंग कभी खत्म ही नहीं होगी। टोरान पूछता है कि पर क्या आपको कोई रिग्रेट नहीं है। वो कहता है कि किस चीज का। वो कहता है कि मुझसे इस पहाड़ से नीचे उतरने का कहने का। क्रियॉन कहता है कि अगर तुम इस पहाड़ से नीचे जाते हो और पावर को परस्यू करते हो तो इस चीज की काफी ज्यादा अच्छी चांसेस है कि तुम जहार फैमिली को जाकर ज्वाइन करोगे और तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग एबिलिटीज है। मैं इस चीज को मानता हूँ पर जो तुम्हारा कैरेक्टर है मैं उसके ऊपर भरोसा भी करता हूँ। ये सुनकर वो कहता है कि मुझे माफ करना मतलब। वो कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छाई के बारे में बात कर रहा हूँ जब से तुमने मुझे बचाया है और इसके अलावा तुमने अपनी आइडेंटिटी भी मुझे रिवील करी जो कि सारी जिंदगी तुम छुपा कर रखे हुए थे। इसलिए अगर तुम्हारे जैसा कोई इंसान जहार फैमिली को जाकर ज्वाइन भी करता है और उसकी हाई पोजीशन के अंदर जाकर भी खड़ा हो जाता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई उस तरीके की टेरिबल सी वॉर फिर से कभी हो पाएगी। पर देखा जाए तो सब के अलावा भी तुम्हें इस चीज के बारे में तो ज्यादा सीरियसली सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वैसे भी ऐसा नहीं है कि अभी तुम यहाँ पर डिसाइड कर रहे हो कि तुम्हें जाकर जहार फैमिली को ज्वाइन करना ही है या फिर नहीं। तो टोरान कहता है कि मेरे थॉट्स काफी ज्यादा क्लियर है। वो कहता है क्या। वो बोलता है कि मैं इस पहाड़ के नीचे जरूर उतरूंगा। वो कहता है कि तुमने काफी अच्छा सोचा। टोरान कहता है कि पर ऐसा नहीं है कि मैं तुरंत ही यहाँ से जाने वाला हूँ। जैसे तुम्हारे घाव यहाँ पर ठीक हो जाएंगे उसके बाद मैं चीज के बारे में सोचूंगा। वो कहता है कि तुम सच में काफी अच्छे हो पर मुझे बस थोड़ी सी खरोंची लगी है और कुछ नहीं। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो टोरान को मैजिक के बारे में टीच करना चालू करता है। वो कहता है कि तुम्हें मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए माना की जरूरत पड़ती है। इसी वजह से माना को कॉमनली कहा जाता है की ऑफ ओमनीपोटेंस। वो कहता है क्या की ऑफ ओमनीपोटेंस। वो आगे बताता है कि ये सच में कोई ओमनीपोटेंस पावर नहीं है जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है पर तुम्हें मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए एक ऐसे माना की जरूरत होती है जो कि उससे मैच करता है। वो माना के स्टैंडर्ड्स के बारे में पूछता है जो कि किसी मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कहता है कि रुको मैं समझा रहा हूँ। और वो बताता है कि माना को डिटरमाइन करने के लिए 3 तरीके के फैक्शंस होते हैं। पहला ब्लड लाइन, सेकंड एफिनिटी और तीसरा कैजुअलिटी। फर्स्ट जो कि ब्लड लाइन होती है उसके अंदर ये देखा जाता है कि जहाँ पर तुमने जन्म लिया है वो ब्लड लाइन कौन सी है। ये ज्यादातर नोबल्स के अंदर अपीयर होती है जो कि नाइट्स नहीं होते। और एक एग्जांपल के लिए तुम्हें बताऊं कि जो मेरा घाव था मैजिक से हील करने में तुम्हें इसे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही थी। मैंने सही कहा ना। पर एक जगह है रविस्टा जो कि साउथ में है। उनके ब्लड लाइन में वो लोग बिना ट्रेनिंग के भी इस चीज को कर सकते हैं और ये वो पावर है जो कि उनकी ब्लड लाइन के साथ आती है। जिसके बाद टोरान एफिनिटी के बारे में पूछता है तो वो कहता है मुझे लगता है कि तुम उससे काफी ज्यादा फेमिलियर हो। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर मेज काफी आसानी से किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है। टोरान कहता है जैसे कि एक फायर बॉल बनाना क्योंकि मैं पत्थर फेंकने में काफी अच्छा हूँ। तो ये सुनकर वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही वो उसे काफी अच्छी तरीके से चीज के बारे में बताता है। जिसके बाद वो उसे कैजुअलिटी के बारे में बताता है और वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा जरूरी होता है और मैं खुद भी इसे अभी तक सही तरीके से नहीं समझा हूँ। और वो टोरान से कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहो डायरेक्टली माना का इस्तेमाल करते हुए तो आखिर तुम क्या करोगे। वो कहता है कि शायद
शायद तुम्हारे सिर पर थोड़ी सी रोशनी चमकेगी और शायद ये चीज काम कर जाए। यानी वो बिजली की बात कर रहा है। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही, पर ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर कैजुअलिटीज की काफी ज्यादा कमी होती है, पर जब इसके अंदर कोई भी कॉज नहीं दिखता कि इसके ऊपर जब बाहर से हमला होता है उस समय पर इस चीज को अचीव करना काफी मुश्किल हो जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या अप्लाई किया जाए। तो वो कहता है कि रुको, मुझे लगता है कि मैं कैजुअलिटीज को थोड़ा बहुत समझ चुका हूँ। जिसके बाद वो उसे अपने तरीके से समझाना चालू करता है और क्रियोन उसकी बात सुनने के बाद समझ गया था कि उसे काफी अच्छे तरीके से समझ में आ चुका है कि आखिर कैजुअलिटी किस तरीके से काम करती है। वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर तुम सच में एक मेज बनने के बजाय स्कॉलर बनना चाहते तो तुम तो तुरंत ही ऐसा बन जाते। और टुरान आगे कहता है कि पर मैं नॉर्मल एनिमल्स को जैसे चाहूँ उस तरीके से यहाँ पर ऑर्डर कर सकता हूँ, पर मैजिकल बीस्ट के साथ ऐसा नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? तो वो बताता है क्योंकि उनके पास माना होता है और इसी तरीके से वो लोग यहाँ पर मैजिक और उसकी कॉन्सेप्ट के बारे में काफी देर तक बात करते रहते हैं। और टुरान ये देखकर कहता है कि सच में मैजिक कोई ऐसी चीज नहीं जो कि काफी आसानी से सीखी जा सके। तो वो कहता है कि पर फिर भी एक काफी ज्यादा कमाल का मेज, उसे बस यही नहीं पता होता कि आखिर मैजिक को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, पर उसे ये भी पता होता है कि आखिर एक मानव को इस्तेमाल करने की जो प्रिंसिपल्स होते हैं उन्हें किस तरीके की सिचुएशन में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि जो जहर ब्लड लाइन है क्या उसके अंदर भी कोई स्पेशल तरीके का मैजिक होता है। तो वो बताता है कि वो स्टेल्थ और ट्रैकिंग के अंदर काफी ज्यादा स्किल्ड होते हैं, जरा इस चीज को ट्राई कर देखो। तो वो कहता है कि ठीक है, और वो खड़ा होकर सोचता है कि मैं यही चाहता हूँ कि कोई भी मुझे ना देख पाए। और यहाँ तक वो स्मेल और उसके साउंड तक के बारे में सोचता है और देखते ही देखते टुरान पूते से गायब होने लगा था। और ये देखकर वो कहता है कि सच में ये चीज काम कर रही है और कुछ ही देर में उसकी अपीयरेंस और प्रेजेंस दोनों ही पूते से गायब सी हो जाती है। क्रियोन को ये देखकर थोड़ा सा बुरा लगता है, पर वो कहता है कि तुमने इस चीज को सच में कर लिया, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा। और इस चीज से ये बात भी कंफर्म हो गई थी कि टुरान जहर फैमिली से ही जुड़ा हुआ है। और कुछ देर तक गायब रहने के बाद टुरान धीरे धीरे कर फिर से अपीयर होना चालू हो जाता है। और क्रियोन आगे कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने इसे देखा है, पर फिर भी ये काफी डरावनी सी एबिलिटी है, क्योंकि उस जंग के बीच में एवलियन के जितने भी नाइट्स थे वो इस एबिलिटी से सबसे ज्यादा डरा करते थे। तो टुरान भी कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि ये काफी ज्यादा अनफेयर थी पावरफुल एबिलिटी है, पर वो टुरान को समझाते हुए कहता है कि पर फिर भी इस चीज को अपने दिमाग में रखना कि इससे तुम ऐसा नहीं कि काफी ताकतवर बन जाते हो। और वो आगे कहता है कि रुको, मैं तुम्हें और कई मैजिक ट्रेनिंग मेथड्स सिखाता हूँ। तो ये देखकर टुरान कहता है, पर क्या आप यहाँ पर अपनी एनिमी फैमिली के मेज को कुछ जरूरत से ज्यादा ही नहीं सिखा रहे? वो कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई थी और मुझे इस तरीके से ट्रीट भी किया, और क्या मैंने पहले इस चीज के बारे में नहीं कहा था कि मुझे तुम्हारे कैरेक्टर के ऊपर पूरा भरोसा है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि विलेज चीफ चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम बकरियों को बेच रहे हो और यहाँ से जा रहे हो? अगर ऐसा रहा तो आखिर जो शेफर्डिंग है वो कौन करेगा, यानी बकरियों को चराने का काम कौन करेगा? और आखिर तुम इतनी ज्यादा बड़ी चीज हम लोगों से बिना कंसिडर किए यहाँ पर डिसाइड कैसे कर सकते हो? टुरान कहता है कि अब तुम लोग इस चीज के बारे में डिसाइड करो कि आखिर यहाँ पर बकरियों को कौन चराएगा, और आखिर इस चीज से फर्क क्या पड़ता है कि आखिर जो मेरी बिलोंगिंग्स है उनके साथ मैं क्या करना चाहता हूँ। पर इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे मेरी बकरियों के अच्छे खासे पैसे दोगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहा तो मैं उन सभी को यहाँ पर आजाद छोड़ दूंगा और तुम लोग पूरे से फ्री हो कि तुम उन्हें कैच कर सकते हो। पर ये चीज पक्की है कि तुम्हें उन्हें पकड़ने में काफी ज्यादा मुश्किलें आएंगी। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि विलेज चीफ आखिर हम लोग क्या करें? विलेज चीफ परेशान होते हुए कहता है कि ये कमीना अपनी बातों को पूरा करता है और यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि इसे इरिटेट कर रही हो, इसलिए वो बहुत सारे पैसे उसे देते हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब तुम यहाँ पर रुको या फिर जाओ, जो मर्जी है वो करो। टुरान क्रियोन के साथ वहाँ से पहाड़ी पर चढ़ना चालू कर चुका था और वो कहता है कि अगर सोचा जाए तो वो विलेजर्स उन लोगों ने अभी तक आपको वो कंपनसेशन नहीं दिया है, तो क्या मैं वापस जाकर उसे भी कलेक्ट कर लेकर आऊँ? तो वो उससे कहता है कि नहीं, इस चीज की जरूरत नहीं है, वैसे भी उस मैजिकल बीस्ट को तुमने मारा था ना कि मैंने। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा है तो चलो ठीक है। जिसके बाद वो लोग दो मुही रास्ते के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है कि अब हम लोगों के अलग अलग होने का समय आ चुका है। क्रियोन कहता है कि मुझे माफ करना कि मैंने साथ में ट्रेवल करने का जो तुम्हारा ऑफर था उसे रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि अकेले मेरे लिए ये चीज काफी कंफर्टेबल होती है। वो कहता है कि नहीं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं, पर हर एक चीज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहते हैं कि टुरान प्लीज अपना ख्याल रखना। वो कहता है कि ठीक है एल्डर, पर मैं उम्मीद करूंगा कि जब हम लोग दोबारा मिलेंगे हमारे चेहरे इस तरीके से मुस्कुरा ही रहे होंगे। और नरेटर आगे बताता है कि उस लड़के ने क्रियोन के रिटायरिंग फिगर को काफी लंबे समय तक एडमायर किया और आखिर में उसने चीज को रियलाइज किया कि आखिर वो क्यों नहीं चाहता था कि वो एक ओल्ड नाइट से इस तरीके से फॉर्मली बात करे। पर इस सब के अलावा उसने अपनी माँ के लिए जो उसका अफेक्शन था वो कभी भी नहीं खोया। पर फिर भी वो लड़का चाहता था कि कोई उसके लिए फादर फिगर रहे और कोई तो हो जो कि उसका रोल मॉडल बने, जिससे उसे अंदाजा हो सके कि आखिर उसे आगे बढ़कर किस तरीके का इंसान बनना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो चलते हुए रेगिस्तान के अंदर आ चुका था और वो अकेला था जो कि वहाँ पर चल रहा था। तभी उसकी नजर कुछ लोगों के ऊपर जाती है
और वो उन लोगों को देखकर सोचता है कि ये वो ट्रेवलिंग मर्चेंट्स हैं जो कि गांव से गांव घूमते हैं। चलो ये काफी अच्छा है, अब मैं उन लोगों से पूछ सकता हूँ कि आखिर डायरेक्शंस कहाँ से हैं। इसलिए वो उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है। तो वो लोग थोड़े हिचकिचाते हुए कहते हैं कि आखिर तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक दिया। वो कहता है कि मैं एक ट्रेवलर हूँ और मैं पास की सिटी के अंदर जाना चाहता हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो। तो वो कहते हैं कि अगर तुम इसी रोड पर चलते रहोगे तो तुम जल्दी ही पास की सिटी यानी मुरियान तक पहुँच जाओगे। ये सुनकर वो कहता है क्या अच्छा, अगर ऐसा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा था, पर तभी एक लड़का उसे रोक लेता है और कहता है कि तुमने यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन ली है और तुम ऐसे यहाँ से चले जाओगे। ये सुनकर वो कहता है क्या, और उसके चेहरे पर उसकी सीरियसनेस दिखने लगी थी। वो कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर हम लोगों को कुछ रिसीव किया है तो इसके बदले में तुम्हें भी हमें यहाँ पर कुछ देना चाहिए ना। और ये कहकर वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं कि चलो सबसे पहले अपना बैग खाली करो। और ये देखकर वो समझ जाता है और कहता है क्या तुम लोग लुटेरे हो। तो वो आदमी कहता है तो तुम क्या कर लोगे अगर हम लोग लुटेरे हैं तो। और उनका एक आंख वाला लीडर कहता है कि इसे काफी ज्यादा बड़ी बेवकूफी कहते हैं और ये एक वेस्टलैंड है जहाँ पर किसी को भी किसी की लाश दिखती है तो बिल्कुल भी अजीब सा नहीं लगता। इसलिए जल्दी से अपना बैग उतार कर और क्लोव उतार कर हम लोगों को दे दो अगर हम लोग अच्छे से तुमसे पूछ रहे हैं, वरना तुम्हें मारना और तुम्हारा खून बेमतलब में यहाँ पर बहाना सच में ये काफी ज्यादा काम है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, यानी बैंडेड्स वही होते हैं जो कि लोगों को मारते हैं। और अब उसे क्रियोन की वो बातें याद आने लगती है और वो टीचिंग्स जो कि उसने उसे सिखाई थी और उन सभी चीजों को याद करते हुए वो कहता है चलो ये काफी अच्छा है, मैं तुम लोगों को एज अ प्रैक्टिस इस्तेमाल कर सकता हूँ। और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। वो हंसते हुए कहते हैं कि ये पागल यहाँ पर इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि ये किसी तरीके का कोई विज़र्ड हो। पर तभी टोरान अपने हाथ से यहाँ पर थोड़ा सा इशारा करता है और कहता है कि विंड्स, और वहाँ पर एक बड़ा सा साइक्लॉप्स बन जाता है, जिस वजह से सभी लोग चिल्लाते हुए आसमान में पहुंच जाते हैं। और टोरान भी ये देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है यहाँ पर हल्की सी हवा से इक्का तेज लहरें बन गई। और अपने हाथ से थोड़ा सा इशारा कर और माना के साथ सिंप्लीफाई करते से ही मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं सच में इतने थोड़े से माना का इस्तेमाल कर इतने ज्यादा खतरनाक से विंड्स बना सकता हूँ। अब वो लोग जब जमीन पर आ जाते हैं उठते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या था। वो अपनी वाटर बॉटल से पानी निकालना चालू करता है, फिर वो उसे जमा कर वहाँ पर डार्ट्स बना लेता है। और ये देखकर वो लोग और भी ज्यादा शौक और घबरा गए थे। जिसके बाद जैसे वो उन्हें थ्रो करता है तो वो उसे छल्ली छल्ली कर देते हैं और मार देते हैं। और वो सोचता है कि ये स्पेल काफी ज्यादा काम का तब रहेगा जब आसपास काफी सारा पानी हो। पर मैं सच कहूँ तो पत्थर फेंकना ऐसे काफी ज्यादा तेज और ताकतवर लगता है। उनका बॉस उसको रोकने का इशारा करते हुए कहता है कि हम लोगों को पता नहीं था कि तुम एक विज़र्ड हो, प्लीज इस बार हम लोगों को माफ कर दो। हम लोग हर चीज करने के लिए तैयार है और वो सब देने के लिए जो कि तुम चाहो, पर प्लीज इस बार हम लोगों के ऊपर दया करो। और पीछे से उसकी जितने भी साथी थे वो सभी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ रहे थे। पर तभी वो अपने पैर को उठाकर सीधे जमीन पर दे मारता है और अगले ही पल जमीन से कई सारी स्पाइंस निकल कर आती हैं जो कि उन सभी के पेट को चीरते हुए एक ही बार में उन सभी को आसमान में ले जाती है। ये देखकर उनका बॉस कपकपाते हुए कहता है कि ये चीज पूरी तरह नामुमकिन है, वो सभी के सभी मारे जा चुके हैं। और टोरान उन लोगों के बीच में बिल्कुल किसी मौत की तरह खड़ा हुआ कावदा डरावना सा लग रहा था। और वो उससे पूछता है कि मैं तुमसे बस एक ही चीज पूछना चाहता हूँ। अब वो आदमी हार चुका था। वो कहता है कि पूछो, मैं हर एक चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वो कहता है कि अगर तुमने बिना किसी प्लानिंग के मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में क्यों सोचा? अगर मैं अकेला ट्रेवल कर रहा हूँ तो इसका मतलब तो ये हो सकता है ना कि मैं एक विज़र्ड हूँ। वो बताता है क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने अपना सिर झुकाया था। ये सुनकर वो कहता है क्या? वो कहता है कि भले ही हम लोगों ने तुमसे काफी रूडली बात करी पर फिर भी तुमने हमें यहाँ पर ग्रीट किया तो हम लोगों को लगा कि तुम एक आम इंसान हो। टोरान कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे काफी ज्यादा अच्छी चीज सिखाई है। ये सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब अब तुम मेरी जान को बख्श दोगे। पर अगले पल उसके सिर के ऊपर एक पानी की बूंद आती है और वो समझ गया था कि उसका बचना पूरी तरह नामुमकिन है। और उस क्रियोन की वो बात याद आती है कि अब जब तुम यहाँ से निकलने वाले हो तो तुम कई सारे लोगों से जरूर मिलोगे, पर एक काफी ज्यादा जरूरी चीज है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कभी भी बैंडिट जैसे कमीनों के ऊपर दया मत दिखाना, क्योंकि वो ऐसे लोग होते हैं जो कि किसी और से प्रॉफिट कमाने के लिए जरा सा भी हेजिटेट नहीं करते। और यही एक रीजन है जिस वजह से मैं उन लोगों के बारे में इस तरीके से बात कर रहा हूँ। और टोरान कहता है कि मैं समझ गया कि आखिर क्या वजह थी, क्योंकि अगर मैं इनकी जिंदगी यहाँ पर दया की वजह से छोड़ दूंगा तो ये और 10 अच्छे लोगों की जिंदगी लेने में बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएंगे। जिसके बाद नरेटर आगे बताता है कि वो रोड जिसके ऊपर वो बैंडेट्स मर्चेंट्स बनकर चल रहे थे और वो पहियों के निशान जिसने रेत को 2 हिस्सों में काट दिया था, टोरान ने उन्हीं के ऊपर चलना चालू किया। पर बस केवल एक ही थॉट था जो कि उसके दिमाग को पूरी तरह से जला रहा था कि उसने पहली बार लोगों को मारा था। उसे इस चीज का पछतावा हो रहा था, पर उसे इस चीज की खुशी भी थी कि उसने उन लोगों को जाने नहीं दिया, क्योंकि क्रियोन ने उसे पहले ही उन लोगों के लिए वार्न कर दिया था। वो लोग जो कि पहले इस चीज को डिसाइड कर चुके हैं और उनके अंदर जरा से भी हेजिटेशन नहीं है कि प्रॉफिट के लिए वो किसी का भी खून कर सकते हैं। वो
किसी को भी बार बार अपना टारगेट कभी भी बना सकते हैं। और वो पहियों के निशान उस डेजर्ट के साथ धीरे धीरे कर गायब हो गए जब जमीन पर घास दिखना चालू हो गई और टुरान का जोर से धड़कता हुआ दिल धीरे धीरे कर शांत होने लगा जब उसे किरियन की वो सिखाई हुई बातें फिर से याद आने लगी। और अब वो एक नई दुनिया के सामने खड़ा हुआ था। वो नीचे की तरफ देखते हुए कहता है कि वाओ, इसका मतलब सच में ये वही जगह है। वो मुरी के अंदर चलते हुए लोगों को देखकर कहता है कि ये मेरा पहली बार है कि मैं इतने सारे लोगों को एक साथ यहाँ पर चलता हुआ देख रहा हूँ। यहाँ तक जो यहाँ की बिल्डिंग्स है वो भी गाँव से काफी ज्यादा अलग है। और अब सच में मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं कोई सिटी के अंदर आ गया हूँ। और वो एक फल बेचने वाले आदमी के पास जाता है तो वो कहता है कि बताओ आखिर तुम्हें यहाँ से क्या चाहिए। वो कहता है कि मैं कुछ खरीदना नहीं चाहता। और उसे फिर से किरियन की वो बात याद आती है कि अगर तुम कोई भी सिटी में पहुंचो तो आराम करने के लिए सबसे पहले कोई इन देखना, क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कोई गांव है या फिर कोई सिटी, यूजुअली वहाँ पर इन जरूर होता है। और बाद में गुस्से में कहता है कि अगर तुम यहाँ पे फ्रूट्स खरीदने के लिए नहीं आए हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। ये देखकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि अगर अचानक ही ये इस तरीके से रूड एक्टिंग क्यों करने लगा। क्या सिटी के अंदर कोई अनस्पोकन सा रूल है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ भी पूछना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें फ्रूट्स खरीदने होंगे। जिसके बाद वो फ्रूट्स के बारे में पूछता है कि अगर वो कितने के हैं। ये सुनकर वो कहता है अगर ऐसा है तो मुझे 2 दे दो। जिसके बाद वो आदमी काफी अच्छी तरीके से बात करने लगा था। वो कहता है लगता है कि तुम बाहर के हो, इसी वजह से तुम्हें ज्यादा चीजें पता नहीं है। जिसके बाद वो फिर से उससे पूछता है कि आखिर इन कहाँ पर है। फिर वो बताता है कि यहाँ से सीधे जाओ और नीचे मुड़ने के बाद तुम्हें एक शॉप दिखेगी जिसके पास में ये सिटी का सबसे ज्यादा बड़ा सा इन है। जिसके बाद टोरान जब उस इन के अंदर जाता है तो एक लड़की उसका वेलकम करती है जिसका नाम लीना है। और वो उससे कहती है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा हैंडसम हो। वो पूछता है कि आखिर एक रात का कितना रहेगा तो वो बताती है कि 16 ट्यूबलेट। तो वो कहता है कि ठीक है मैं रुकूंगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि एक और जरूरी चीज है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ। वो कहती है कि बिल्कुल तुम जो चाहो वो पूछ सकते हो। वो पूछता है कि यहाँ पर आसपास कोई मॉन्स्टर है जिसकी बाउंटी हो। ये सुनकर वो कंफ्यूज थी, कहती कि एक मॉन्स्टर। टोरान सोचता है कि मुझे मॉन्स्टर्स को मारना होगा जिससे मैं उनके अंदर से माना को एब्जॉर्ब कर सकूं। और उसने बताया था कि जो मॉन्स्टर्स को हंट करते हैं वही लोग यहाँ पर पैसे कमा सकते हैं। इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज उससे पूछता है कि अगर तुम मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही। तो वो हिचकिचाते हुए कहती है कि यहाँ पर इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि फ्री है। जिसके बाद वो उसे बताती है कि सिटी हॉल। ये सुनकर वो कंफ्यूज कहता है कि आखिर ये क्या है। वो कहती है कि तुम्हें सिटी हॉल के बारे में नहीं पता। वाह, सच में ऐसा लगता है कि तुम बाहर से यहाँ पर आए हो। सिटी हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सभी पब्लिक अफेयर्स को हैंडल किया जाता है और वो ऑफिशियल्स जो कि वहाँ पर काम करते हैं उन सभी को सिटी लॉर्ड ने वहाँ पर लगाया है। पर अभी तक तो वो बंद हो गया होगा क्योंकि सूरज यहाँ पर डूब चुका है। और अगर तुम किसी मॉन्स्टर की बाउंटी चाहते हो तो कल सिटी हॉल जरूर जाना। और क्या इसका मतलब यही है कि तुम एक मॉन्स्टर हंटर हो। तो वो कहता है कि आखिर अब ये मॉन्स्टर हंटर क्या होता है। वो आगे बताती है कि लोग कहते हैं कि आम इंसान जो कि मॉन्स्टर का शिकार करते हैं वो विजर्ड्स बन जाते हैं। इसका मतलब तुम भी एक विजर्ड बनना चाहते हो, मैंने सही कहा ना। वो कहता है कि बिल्कुल, पर जो लोग इस तरीके की बेवकूफों वाली बातों पर यकीन करते हैं वो लोग काफी बड़े बेवकूफ होते हैं। पर तभी एक लड़का उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है क्या सुपरस्टिशन। यार ये एक फैक्ट है कि अगर तुम मॉन्स्टर्स का शिकार करते हो तो तुम एक विजर्ड बन सकते हो। और ये एक मॉन्स्टर हंटर है जिसका नाम मिडान है। और वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से खुद ये सब देखा है। लीना कहती है कि मिडान क्या तुम अभी भी जिंदा हो। वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम विजर्ड नहीं बन जाता मैं नहीं मरने वाला। जिसके बाद टुरान अपने कंधे से हाथ उठाने का कहता है तो हंसते हुए कहता है कि यार मुझे माफ करना। टुरान आगे कहता है कि इससे जरूरी चीज क्या मैं उसके बारे में और जान सकता हूँ जो कि अभी तुम कह रहे थे। वो कहता है क्या उस हिस्से के बारे में जहाँ पर एक इंसान मॉन्स्टर को मारकर एक विजर्ड बन सकता है। जो विजर्ड्स होते हैं वो मॉन्स्टर्स का हंट कर काफी ज्यादा ताकतवर बन जाते हैं। और यही सेम प्रिंसिपल आम इंसानों के ऊपर भी चलता है कि अगर वो मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो वो लोग भी विजर्ड बन सकते हैं। और हम चारों भी इसीलिए मॉन्स्टर्स का शिकार करते हैं जिससे हम लोग भी विजर्ड्स बन सके। वो पूछता है तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम चारों में से एक कोई यहाँ पे विजर्ड है। वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सिटी के अंदर बस सिटी लॉर्ड के विजर्ड है जो कि बस केवल 3 है। और तुमने कहा कि तुम मॉन्स्टर का शिकार करने के लिए आए हो, पर उसके लिए तुम्हारे गियर्स कुछ जरूर से ज्यादा ही हल्के नहीं है। और क्या तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास वेपन है ना। और वो अपने स्लिंगर को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर वो कहता है कि एक स्लिंगर। पर उसकी कंडीशन देखकर ऐसा लगता है जैसे कि तुमने इसे बहुत बार इस्तेमाल किया है। वो कहता है कि बिल्कुल, इससे मैं अंडे के साइज की कोई भी चीज को यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी तरीके से थ्रो कर सकता हूँ। वो कहता है कि इससे तुम आसानी से रैबिट्स और फॉक्स का शिकार कर सकते हो। और मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोगों को एक और शूटर की जरूरत है और अगर तुम हम लोगों के साथ शिकार करने में इंटरेस्टेड हो तो। पर टुरान ये सुनकर मुस्कुराते हुए लोगों से कहता है कि नहीं, तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके बाद टुरान अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था। वो सोचता है कि मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है कि मैं उन लोगों के साथ मिलकर हंट करूं। पर सच में आज का दिन कुछ जरूरत से ज्यादा क्योटिक था। मुझे तो अभी तक इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में गांव को छोड़ दिया है। पर अब आगे चलकर न जाने क्या होगा। वो इसी चीज के बारे में सोच रहा था। पर तभी उसके कान में किसी के गेट खटखटाने की आवाज आती है और वो कंफ्यूज उठकर कहता है कि आखिर वहाँ कौन है। और उसे यहाँ पर क्योरन की वो बातें याद आने लगती है। क्या यानी इनके अंदर होने के बाद भी मुझे अपना गार्ड डाउन नहीं करना है। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि सिटी ऑटोमेटिकली बिल्कुल
बिल्कुल भी सेफ नहीं होती। वो कहता है कि अच्छा, वो कहता है कि कभी भी अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी मत करना। वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसलिए वो अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखे हुए गेट खोलता है और वो गेट खोलकर देखता है तो वो ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो कहता है कि लीना, वो लड़की वहाँ पर उसके सामने खड़ी हुई थी। वो कहती है, क्या तुम सोए नहीं? मुझे लगा कि तुम्हारा ये रूम तुम्हारे लिए काफी ठंडा होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गर्म करने के लिए आ गई। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है, क्या? आखिर तुम्हारे सबसे मतलब क्या है? और वो अपने कपड़ों को ढीला करते हुए शर्माते हुए कहती है, ओ तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि आखिर मेरा मतलब क्या है। ये बिल्कुल वैसा ही सुनाई देता है जैसा कि है। तो वो कहता है कि आखिर ये कैसा सुनाई देता है जैसा कि है? वो कहती है कि बस थोड़े से पैसों के लिए तुम जो चाहो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ। पर वो कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि मैं तुमसे करवाना चाहता हूँ। वो कहती है कि हे, झूठ मत बोलो, मैंने पहले ही तुम्हारे चेहरे पर ये देख लिया था। पर उसने अपना चेहरा तो गौतम बुद्ध जैसा बना लिया था। ये देखकर वो भी शौक से रह गई थी कि आखिर ये क्या है। जिसके बाद फिर से हमें क्योरन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल भी मत करना। हमेशा इनके अंदर की जो मेड रहेंगी असल में वो प्रोस्टिट्यूट रहती है, तो उनसे तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सावधान रहना। वो तुम्हें बहुत ज्यादा बहकाने की कोशिश करेंगी और कहेंगे कि मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। पर अगर तुम्हारे अंदर का ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है इस चीज को रेजिस्ट करने का, तो इस चीज से तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पर अगर तुम सावधान नहीं रहते तो तुम किसी और औरत के साथ इस चीज को पास कर सकते हो। इसलिए कभी भी इस तरीके से अपने आप को इस ट्रैप के अंदर मत फंसने देना, जिसकी वजह से बाद में तुम्हें इस चीज का पछतावा हो। लीना शर्मिंदा होकर वहाँ से जा रही थी और वो सोचता है कि सच में सिटी के अंदर रहना बिल्कुल भी आसान नहीं है। पहले वो फ्रूट शॉप वाला और उसके बाद अब लीना भी। देखा जाए तो हर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन या फिर कन्वर्सेशन के ऊपर प्राइस टैग लगा कर रखा हुआ है। यानी सच में शहरों के अंदर रहने वाले लोग काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड होते हैं। तभी टुरान को बाहर से आवाज आती है कि बॉस, यहाँ पर कुछ है जिसके लिए मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ। आखिर आप उस इंसान को अपने साथ लेने के लिए इतने ज्यादा परेशान से क्यों हो रहे थे? अगर मैं सच कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ज्यादा कोई मदद कर सकता है। तो वो कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे भी उसके पास काफी ज्यादा कॉकी माउथ था। वो मोस्टर बेट के लिए काफी ज्यादा परफेक्ट था। पर उनका बॉस मिडान कहता है कि पर उसको देखकर मुझे मेरी याद आती है जब मैं काफी छोटा था, और ये सुनकर कि वो उस तरीके के किसी हथियार के साथ शिकार करता है मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही थी। पर अगर वो मेरे साथ रहता तो शायद मैं इस चीज के बारे में फिगर आउट कर सकता था कि वो और काफी लंबे समय तक यहाँ पर जी सके। तो उसका एक आदमी कहता है कि बॉस, सच में तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही गुड हार्टेड हो। और उनकी बातें सुन रहा टुरान, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और वो ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि चलो, सिटी के अंदर सभी लोग तो ऐसे नहीं है जिनका दिल पत्थर से बना हुआ है। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि टुरान सिटी हॉल के अंदर आया हुआ था। वहाँ पर खड़ा हुआ एक आदमी उसे ग्रीट करते हुए उससे पूछता है कि अगर तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। वो पूछता है कि तुम एक ऑफिशियल हो। वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर क्या देखने के लिए आए हो। वो बोलता है कि मैं यहाँ पर मॉन्स्टर हंट करने के लिए आया हूँ। ये सुनकर वो कंफ्यूज कहता है कि हंटिंग, और तो फिर से क्रियॉन की वो बातें याद आती है कि ये दुनिया तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। ये सुनकर वो कहता है कि ऐसा क्यों? वो कहता है, अगर तुम इस चीज को इस तरीके से देखो तो सच में उन लोगों के पास कोई वजह नहीं है कि वो तुमसे अच्छी तरीके से बात करे या फिर तुम्हारी किसी चीज के अंदर मदद करे। अगर तुम ये चाहते हो कि लोग तुम्हें अच्छी तरीके से ट्रीट करें तो इसका सिंपल सा मेथड है, रिवील करो कि तुम एक विजर्ड हो। आम इंसान वैसे ही तुम्हारे सामने सिर झुकाना चालू कर देंगे। और वो टुरान को एक बाउंटी दिखाता है, एक बर्ड की। वो कहता है कि तुम इसे लेकर नहीं जा सकते तो प्लीज इसको अच्छी तरीके से देख लेना। ये एक क्रो मॉन्स्टर है। इसकी 3 आंखें थी और 3 पैर, और ये देखने में काफी अजीब सा लग रहा था। वो कहता है कि ये देखने में बिल्कुल बिल्ली की तरह लग रहा है। और वो आदमी उसे बताता है कि ये चीज थोड़ी सी अलग है, पर अगर तुम इस मॉन्स्टर को मारकर इसकी क्रॉप को सिटी के अंदर लेकर आ जाते हो, क्योंकि अगर विज़र्ड उसके मानव को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो एक वैथ बन जाएगी। इसलिए अगर तुम इस मॉन्स्टर को मारकर वहाँ पर छोड़ देते हो तो अंडर द सिटी लॉ मैक्सिमम पेनल्टी में तुम्हें एग्जीक्यूशन दिया जा सकता है। टुरान कहता है कि मुझे इस चीज के बारे में लगा ही था। मुझे ये तो पता है कि एक मॉन्स्टर एक वैथ बन जाता है, इसलिए मैं कभी भी फिर से उस गलती को नहीं दोहराऊंगा। और वो उस आदमी से पूछता है कि जो नाइट है वो यूजुअली यहाँ पे शिकार नहीं करते। वो आदमी बताता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि उन लोगों के पास इस तरीके से समय बर्बाद करने के लिए होगा। एक नाइट का काम है कि वो सिटी के अंदर जितना भी पब्लिक ऑर्डर है उसे मेंटेन करे, और जो मॉन्स्टर हंटिंग होती है वो सिटी के बाहर होती है। इसी वजह से तुम्हारे जैसे थग्स इस चीज को हैंडल करते हैं। और उसकी बातों के बीच में ही टुरान वहाँ से निकल जाता है। जब तक उस आदमी को इस चीज का ध्यान जाता है कि वो यहाँ से जा चुका है। वो सोचता है, लगता है कि सिटी के बाहर एक और आदमी की लाश है जो कि वहाँ पर पड़ी रहने वाली है। पर अगले सीन में हमें दिखाते हैं उस मॉन्स्टर की लाश जो कि वो अपने साथ लेकर आ गया था। और सच में तो इसके यहाँ पर 3-3 पैर है। वो ऑफिशियल्स जो कि ये सब देख रहे थे उन लोगों की भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर सच में ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इसे इतने ज्यादा जल्दी यहाँ पर लेकर आ गए, और क्या तुमने अकेले ही ऐसे मारा है? तो वो कहता है कि बिल्कुल। तो क्या इसके बदले में मुझे यहाँ पर बाउंटी मिलेगी? तो एक आदमी भागते हुए जाता है और कहता है कि बिल्कुल, तुम यहाँ पर क्रॉप लेकर आए हो तो हम लोग तुम्हें पैसे जरूर देंगे। फिर वो उसे पैसे देते हुए कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी है, तो ठीक है अब जाकर आराम करो। वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो लोग भी ये देखकर सरप्राइज थे। वो कहते हैं कि ये तो काफी ज्यादा कमाल का है क्योंकि इसकी ब्लेड विंग्स अभी तक इसे इंटैक्ट है। तो दूसरा कहता है कि ये चीज पॉसिबल भी हो सकती है कि कोई ब्लैक क्रो को इस तरीके की कंडीशन के अंदर लेकर आ सके। और वो साइड में देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। वो टोरान को देखता है जो कि अभी भी वहाँ पर खड़ा हुआ था। वो कहता है कि
अभी भी तुम यहीं पर हो? तो वो पूछता है कि यहाँ पर कोई और मॉन्स्टर है जिसका शिकार किया जा सकता है। वो लोग ये सुनकर बहुत ज्यादा शॉक थे। वो कहते हैं कि क्या, मुझसे ये मत कहना कि तुम अभी भी और शिकार करना चाहते हो। जिसके बाद हमें जैसे शाही दावत दिखाई जाती है। लीना बताती है कि ये हमारे मेन्यू की सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव आइटम है। मैंने ऐसा कभी मेरे सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा कोई इंसान इतने ज्यादा हरा सकता है, यानी 30 मॉन्स्टर, वो भी बस केवल 3 दिनों के अंदर। तुमने जरूर इससे काफी सारा पैसा बनाया होगा, मैंने सही कहा ना? और बेचारा टुरान ही था जिसको अकेले को ये सब खाना था। तो वो कहता है कि बस पैसा ही अकेला नहीं है जो कि मेरा गोल है। और वो सोचता है कि जो मेरा सबसे ज्यादा प्रीशियस गोल है वो ये है कि मैं मॉन्स्टर्स के मानव को एब्जॉर्ब कर सकूं। और उसका बहुत शुक्रिया जिस वजह से मैं और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा हूँ। और वो बस इसी चीज के बारे में ही सोच रहा था कि अगर मैं उस समय से अपने आप को कंपेयर करूँ जब मैं क्रियोन से मिला था, अब मेरी ताकत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। और देखा जाए तो मुझे एक लिमिट भी महसूस हो रही है। और बस केवल कमजोर से मॉन्स्टर के माना की वजह से लगता है कि ताकतवर होना काफी ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद वो लीना से पूछता है कि तुम लोग इसमें से कुछ भी नहीं खाओगे ना? ये सुनकर वो भी कंफ्यूज थी। वो कहती कि तुम अकेला ये सब खा लोगे? देखने में तो तुम काफी ज्यादा दुबले पतले से लगते हो, पर कि तुम सच में ये सब खा सकते हो? शेफ भी पीछे से आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरा पहली बार था कि मैंने इतना सब कुछ बनाया है। अगर तुम ये सब एंजॉय कर रहे हो तो मुझे इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुशी हो रही है। और जब टुरान पूरा खाना खत्म करने के बाद उठता है तो कहता है कि सच में ये सब काफी ज्यादा डिलीशियस था। तो वो कहता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए और ज्यादा अच्छा इसको बनाऊंगा। तभी पीछे से एक लड़का उसकी कॉलर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुम अकेले अकेले यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें खा रहे हो। मैंने सुना है कि कुछ दिनों में तुमने बहुत सारा पैसा कमाया है, तो क्यों ना तुम थोड़ी सी चैरिटी अपने पार्टनर्स के साथ भी करो। और वो अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाता, उससे ही पहले वो उसके चेहरे पे एक चॉप दे मारता है। बेचारे का मुंह टूट गया था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि यार अब क्या करूं? और वो उन लोगों से आगे कहता है कि तुम्हें और चैरिटी चाहिए? तो दूसरा लड़का उससे कहता है कि ज्यादा नाटक करना बंद करो, और वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर टुरान बड़े ही आराम से उससे बचकर उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है। इससे वो पीछे की तरफ जाता है और नीचे जाकर गिर जाता है। जिसके बाद पहले वाला लड़का एक स्टूल अपने साथ लेकर आ रहा था और वो फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता, पर वो बड़े ही आराम से उसे अपने हाथ से ही रोक लेता है और अपनी उंगली से उसके माथे के ऊपर निशाना लगाता है। और जैसे चट करता है तो बेचारा झटका खाकर पीछे की तरफ गिर जाता है। और ये देख रही लीना, जो कि काफी ज्यादा हिम्मत करती है और चिल्लाते हुए कहते हैं कि यहाँ पर इनके अंदर लड़ाई करना बंद करो। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो सभी उसके रूम में थे और मेडान उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा हुआ था और कहता है कि प्लीज मुझे इस चीज के लिए माफ कर देना। मैं उन दोनों को जाकर अच्छी तरीके से डांटने वाला हूँ और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा दोबारा नहीं होगा। असल में कुछ दिनों से हमारे पास पैसे की थोड़ी सी कमी हो रही है, शायद इसी वजह से तुम्हें इस तरीके से देखकर उन लोगों को तुमसे जलन हो रही थी। और वो उन लोगों से कहता है कि चलो तुम दोनों भी जल्दी से माफी मांगो। तो वो दोनों भी सिर झुकाकर कहते हैं कि प्लीज हमें माफ कर दो। टुरान उन लोगों से पूछता है कि तुम लोगों के साथ यहाँ पर दिक्कत चल रही है? तो वो कहता है कि हाँ, बस हम लोग लिमिटेड से रह गए हैं। आज इस चीज को 3 दिन हो गए हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम लोग रूम के फीस को यहाँ पर पे कर पाएंगे, पर ये हम लोगों की प्रॉब्लम है। पर तभी वो अपने पास से कुछ पैसे निकाल कर मेडियन को देने लगता है और कहता है कि ये लो। वो ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है कि क्यों? टुरान कहता है कि ये उस चीज की रिपेमेंट है, उस काइंडनेस की जो कि तुमने मुझे पहले दिखाई थी, जब तुमने ये कहा था कि तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, इसी वजह से तुम अपने साथ मुझे रखना चाहते थे। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। कहता है कि अगर तुम्हें कैसे पता? वो कहता है कि यहाँ पर वैसे भी कोई चीज फ्री नहीं है, तो इसके बदले में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। मेडान ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहता है कि इन्फॉर्मेशन यही तो एक सबसे ज्यादा अच्छी चीज है जिसके अंदर हम लोग बेस्ट है। तुम्हें जो जानना है वो हमसे पूछ सकते हो, मैं हर एक चीज तुम्हें बता सकता हूँ जो मैं जानता हूँ। जिसके बाद टुरान उससे जो सब पूछता है वो हर एक चीज उसे बता देता है। अगले सीन में हमें टुरान को जंगल के अंदर खड़ा हुआ दिखाते हैं और वो सोचता है कि शायद ये मेरा आखिरी शिकार है सिटी के अंदर, क्योंकि मेडान से जो मुझे नेक्स्ट सिटी की इन्फॉर्मेशन मिली है उसके बाद मुझे अब लगता है कि मैं यहाँ से जा सकता हूँ, क्योंकि उसने जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा काम की इन्फॉर्मेशन मुझे दी है। मेडान सच में एक काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। देख ऐसा लगता नहीं है कि वो तो ज्यादा ताकतवर है जितना कि क्रियोन था, पर यही चीज उसे और भी ज्यादा प्योर और काइंडर बनाती है। तभी उसके नाक में एक अजीब सी स्मेल आती है और वो चीज को स्मेल करते हुए काफी ज्यादा घबरा रहा था। और वो कहता है कि प्लीज जो मैं सोच रहा हूँ वो प्लीज पूरी तरह से गलत हो, और ये कहकर वो जंगल के अंदर भागने लग जाता है। जिसके बाद वो एक पेड़ के पास आकर देखता है कि वहाँ पर कुछ निशान बने हुए थे और वो अपने सामने का नजारा देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक आदमी की लाश पड़ी हुई थी और वो उसे देखकर समझ गया था। और वो कहता है कि ये इंसान क्या मेडान के ग्रुप में से एक नहीं है? जिसके बाद उसका ध्यान साइड में पड़ी हुई एक और लाश के ऊपर जाता है और उसको देखकर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो देखता है कि आसपास पूरे में खून पड़ा हुआ था और वो बस यही सोचता है कि आखिर मेडान के साथ यहाँ पर ये सब क्या हुआ होगा। और वहीं पर उनका एक और साथी जो कि पेड़ से टिका हुआ था वो रा रा कर रहा था। टुरान ये सुनकर उसकी तरफ देखता है और वो कहता है कि रैबिट, और हमें एक रैबिट दिखाया जाता है, एक रैबिट मॉन्स्टर जो कि उसके बाकी बचे हुए लोगों को खा रहा था। टुरान ये देखकर सच में काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, क्योंकि ये सभी बीस्ट से काफी ज्यादा अलग था जिसको अभी तक उसने यहाँ पर मारा था, और देखने में ये उनसे काफी ज्यादा भयानक और डरावना सा भी लग रहा था। इसको देखकर वो सीरियस हो जाता है और अगले ही पल वो उसके ऊपर जंप करते हुए अटैक करने की कोशिश करता है। टुरान सही समय पर उससे बच गया था। ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक था और वो हैरान होते हुए कहता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है, मुझे हिट लगभग लगने ही वाला था। जिसके बाद वो अपने स्लिंगर को
निकाल कर जोर जोर से घुमाना चालू करता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और एक अटैक जो कि उसकी तरफ ही जा रहा था और रास्ते में ही वो 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है और अलग अलग एंगल से उस रैबिट के ऊपर शूट हो जाते हैं। पर वो ये देखकर सरप्राइज था क्योंकि रैबिट उसके अटैक के ऊपर अटैक कर उसे पूरी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद फिर से वो अपने पैरों से मोमेंटम बनाना चालू करता है और तेजी से फिर से टुरान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर वो मॉन्स्टर भी ये देखकर कंफ्यूज रह गया था क्योंकि अगले ही पल टुरान उसके सामने से गायब हो जाता है। वो हैरान था, वो कंफ्यूज होते हुए आसपास देखता है पर तभी टुरान उसके पीछे से आ जाता है और अपने खंजर सीधे उसके अंदर धंसा देता है। उस मॉन्स्टर की चीख निकलना चालू हो चुकी थी, जिसके बाद जंप कर वो पीछे की तरफ आ जाता है और फिर से अपनी स्टंट टेक्निक का इस्तेमाल कर वहाँ से गायब हो जाता है। वो मॉन्स्टर उस पेड़ के ऊपर हमला करता है ये सोच करके वो वहाँ पर खड़ा होगा। उसने एक ही बार उस पेड़ के 2 टुकड़े कर दिए थे और इसी तरीके से आसपास के जितने पेड़ होते हैं उस सभी को गुस्से में यहाँ पर कुतरना चालू कर देता है। जंगल में धुआं धुआं हो गया था क्योंकि उसने आसपास का पूरा एरिया तबाह कर दिया था और दर्द की वजह से वो गुस्से में यहाँ पर चिल्लाया जा रहा था। पर उसका खून काफी ज्यादा बह जाने की वजह से थोड़ी समय बाद वो यहाँ पर गिरकर मारा जाता है, जिसके बाद टुरान उसके सामने आकर खड़ा हो गया था और वो उसके अंदर से उसकी माना को एब्जॉर्ब करना चालू कर देता है। और इस बार जो उसका माना होता है वो पहले से काफी ज्यादा ताकतवर था और वो सोचता है कि अब तक जितना भी मैंने माना एब्जॉर्ब किया है ये उनसे काफी ज्यादा अलग है। ये तो उस लेपर्ड मॉन्स्टर से भी काफी ज्यादा है जिसको मैंने सबसे पहले एब्जॉर्ब किया था। और वो लड़का जो कि मर रहा था वो कहता है कि मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। टुरान साइड में देखता है, वो कपकपाई हुई आवाज में कहता है कि तुम एक विजर्ड हो। वो कहता है कि हाँ। उसने कहा कि आखिर तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाकर क्यों रखी थी। और वो उससे पूछता है कि तुम चारों की फैमिली में कोई ऐसा है जिसको कोई बिलोंगिंग देनी है। तो वो रोते हुए कहता है कि नहीं। जिसके बाद हमें उसके मेडन के साथ का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो उससे बोलता है कि पास की एक द ग्रेट सिटी है जिसका नाम उमेर है और उसे प्लेस ऑफ लाइब्रेरीज भी कहते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि लाइब्रेरी। वो कहता है कि हाँ, वहाँ पर 1000 से भी ज्यादा किताबें हैं और जैसे ही तुम उन किताबों को देखोगे तुम्हें भी उनके अंदर इंटरेस्ट आना चालू हो जाएगा। वो कहता है कि अच्छा मैं समझ गया। मेडान उससे और भी सारी ऐसी बातें करता है और वो उसे लाइब्रेरी और उस जगह के बारे में बहुत सारी चीजें बताता है। और उसकी बातें सुनने के बाद टुरान ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब उसे अगली जगह पर कहाँ जाना है। और उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और उसने उस सभी को यहाँ पर दफना दिया था और उसे मेडान के लिए काफी बुरा लग रहा था और वो सोचता है कि मैं उम्मीद करूंगा कि तुम खुश रहो और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके अगले सीन में हमें टुरान को एक लाइन में लगा हुआ दिखाते हैं और वो सोचता है कि कुछ समय के लिए तो मुझे खुद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि मुरी जैसे एक छोटी जगह को देखकर मैं काफी ज्यादा शॉक हो गया था। और इसके बारे में जानने के बाद टुरान काफी ज्यादा शॉक और सरप्राइज से रह गया था। मैंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसी भी कोई जगह हो सकती है जहाँ से एक साथ कई सारे लोग सिटी के अंदर एंटर कर रहे होंगे। लगता है कि ये लोग यहाँ पर क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हैं और जैसा कि मुझे ग्रेट सिटी से लगा था मुझे यहाँ पर और भी ज्यादा एस्टेब्लिश्ड सिस्टम दिख रहा है। तभी एक आदमी उसे कहता है कि हे रुक जाओ। ये सुनकर वो कहता है क्या। वो उसे कहता है कि हे तुम्हें बिल्कुल भी अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। मैंने सच में कभी भी इतने ज्यादा गंदे और बेकार कपड़े नहीं देखे हैं। कम से कम जल्दी से साइड में जाकर अपनी धूल को तो झड़ा लो। जिसके बाद जब वो सिटी के अंदर आ जाता है और वो अंदर घूमते हुए कहता है कि अच्छा यानी ये वही लाइब्रेरी है जिसके बारे में मेडान कह रहा था। ये तो सच में काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग है, इसे जरूर मैजिक का इस्तेमाल कर ही बनाया होगा। जिसके बाद वो उसकी गेट पर जाकर खड़ा हो जाता है और उनके गार्ड से कहता है कि मैं इसके अंदर जाना चाहता हूँ, आखिर मुझे क्या करना होगा। वो बताता है कि ये लाइब्रेरी बस केवल विजिटर्स के लिए ही ओपन है। टुरान बताता है कि मैं एक विजिट हूँ। वो गार्ड गुस्से में कहता है क्या तुम यहाँ पर मरना चाहते हो। ये झूठ बोलकर कि तुम एक विजिट हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम्हारे जैसे किसी पागल को यहाँ पर देख रहा हूँ। इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे जैसा कोई विजिट हो सकता है। जिसके बाद वो अपने माना को उसके ऊपर इस्तेमाल करना चालू कर देता है और तो फिर से कैरी ऑन की वो बात याद आती है कि विजिट्स एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं क्योंकि वो एक दूसरे के माना को सेंस कर सकते हैं और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि जो दूसरा इंसान है वो कितना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए टुरान अपने माना को रिलीज करना चालू करता है और उसको जो माना का प्रेशर था वो आदमी सही नहीं पा रहा था। वो पीछे की तरफ जाकर गिर जाता है। दूसरा गार्ड आकर उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो आदमी घबराया हुआ से कहता है कि ये कोई आम विजिट नहीं है, ये आदमी तो कम से कम एक नोबल क्लास का या फिर उससे भी काफी ज्यादा हायर क्लास का विजिट है। जिसके बाद वो उतरकर खड़ा हो जाता है और अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम किनिया है और मैं हाउस ऑफ वेल्टस का एक नाइट हूँ। क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आखिर तुम कौन से हाउस से हो। वो कहता है कि पर क्या मुझे अंदर जाने के लिए ये बताना होगा। तो वो कहता है कि नहीं। वो बताता है कि पर आपको लाइब्रेरी इस्तेमाल करने के लिए मास्टर ऑफ विल्टास की परमिशन की जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वो कहता है कि इसका मतलब मुझे हाउस ऑफ विल्टास को कांटेक्ट करना होगा। वो कहता है कि बिल्कुल। जिसके अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि वो नहा रहा था। वो सोचता है कि मुझे तो लगा था कि ये काफी सिंपल सा प्रोसेस होगा और वहाँ पर कई सारी मेड थी जो कि यहाँ पर उसे नहला रही थी। और वो सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। वो पहली बार इस तरीके की चीजें देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज और परेशान सा था। इसके बाद वो लोगों से कहता है कि
रुक जाओ। तो वो लोग घबरा कर पीछे की तरफ हो जाती है। वो लोगों से पूछता है कि तुम्हें इस चीज से कोई दिक्कत तो नहीं है कि अगर मैं खुद ही अपने आप को साफ कर लूं तो। ये देखकर वो घबराते हुए कहती है कि हम लोगों ने यहाँ पे कोई गलती कर दी है। वो कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाकर जो करना चाहो वो कर सकते हो। ये सुनकर वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसके अगले सीन में हम एक मेड को दिखाते हैं जो कि इसकी खूबसूरती देखकर शौक से रह गई थी। वो कहती है कि ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और टूरान उससे कहता है कि मेरे चेहरे पर कुछ लगा हुआ है। अब वो बिल्कुल किसी नोबल की तरह लगने लगा था क्योंकि अब उसके कपड़े पूरी तरह से बदल चुके थे। सभी मेड उसकी खूबसूरती देखकर बस उसको यहाँ पर प्रेस करने में लगी हुई थी। तो वो कहता है कि नहीं, इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि प्लीज हम लोगों से तो ज्यादा कैजुअली बात मत करो। तभी उसे फिर से एक आवाज आती है। वो कहती है कि वाह, आखिर ये क्या है। एक गुलाबी वाली लड़की अपने बटलर के साथ वहाँ पर आ गई थी। अच्छा, यानी तुम वही गेस्ट हो जो कि देखने में बिल्कुल किसी भिखारी की तरह लग रहा था, पर तुम्हारे नहाने के बाद और कपड़े बदल लेने के बाद तो तुम बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह लगने लगे हो। तो उसका बटलर कहता है कि यंग लेडी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। टूरान अपने बारे में बताता है और वो गुलाबी वाली लड़की अपने बारे में कि उसका नाम अलीजा है। वो पूछती है कि आखिर तुम कौन से हाउस से हो। वो कहता है कि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस है, इसी वजह से मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। वो कहती है कि अच्छा ऐसा है, ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है। और वो सोचती है कि यानी ये यहाँ पर कुछ छुपा रहा है, तो चलो इसके साथ थोड़ा सा एक प्रैंक खेलते हैं। जिसके बाद वो अपने माना को रिलीज करना चालू कर देती है और उसके अंदर से निकलने वाला प्रेशर काफी ज्यादा कमाल का होता है। और वो कहती है तो चलो अब मुझे दिखाओ कि आखिर तुम्हारा माना कैसा है। और वो बेचारा थोड़ा सा परेशान था कि आखिर वो यहाँ पर क्या करे, कि यहाँ पर उसने कुछ गलत कर दिया।